नहीं बेटा, पहले हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम ये जो हमारे 3 चैप्टर हैं वो करेंगे। अगर ना बचा तो आपको यूट्यूब की लिंक शेयर कर दी जाएंगे ग्रुप के अंदर कल, तो आप वहां से उसको कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी रिव्यू यूट्यूब पे पड़ी है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, पहले जिम्मेदारी खत्म करें, तो उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? कोई दिक्कत? नो सर। देख लो, करना है लाजमी क्लास। क्या करना है सर मुझे है? हाँ, क्लास से टाइम होएगा तो आप करांगे, नहीं तो ਉਹਦਾ लिंक कर देंगे, एक ही गल है, और कोई फर्क नहीं पैना है। तो तीनों चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं। ले बड़ा, दस सिलेबस खत्म कर लें पहले अपन। फास्ट टैग वालों का एक चैप्टर बेचारों का रखा हुआ है, जिन्हों के मैं वो उधर में फड़का दूँ। 5 से 8 नंबर है। ले बेटा, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। जरा कानूनी जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह कानून बनते हैं मुल्क के अंदर, उसके साथ थोड़ी थोड़ी चीजें, और बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। सबसे पहले कहता है कि लॉ क्या होता है। बेटा, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? लोगों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कोई लोग नामुनासिब हरकत ना करें, या कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे एक बंदा कोई ऐसी हरकत करे जिससे दूसरे का नुकसान हो। क्योंकि रियासत चाहती है कि मेरे अंदर ये बसने वाले लोग एक तरीकाकार से चलें, किसी के हाथ से, किसी की जुबान से, किसी दूसरे बंदे की जान माल इज्जत को नुकसान ना हो। इस मकसद के लिए जैसे ये रूल्स अगर हम देखें, ये बंदा पहले अकेला ही कर रहा था, शादी नहीं हुई थी, जैसे मर्जी रहे, दिक्कत ही कौन नहीं, लेकिन उसकी शादी होगी। अब थोड़ा बहुत तो चीजों को देखना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी है सारा सारा दिन रात अपने दोस्तों के साथ बैठा वो ताश खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है। अब तो भाई घर की जिम्मेदारी है, अब तो नहीं वो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। है, कुछ थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कब तक वापस पहुंच जाना घर। उसके बाद अगर मान लें कि औलाद भी होगी हो, अब मजीद रूल्स एंड रेगुलेशंस, अब वो बच्चे बड़े स्कूल जाना शुरू कर दें, फिर कुछ और जिम्मेदारियां हैं। फिर अगर वो आप बच्चों की आगे औलाद होगी हो, आप बूढ़े हो गए हो, फिर कुछ और जिम्मेदारियां हैं। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ बनते जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी तरह जैसे अगर आप हॉस्टल में अकेले रह रहे हो, जैसे मर्जी रहो, है? कोई दिक्कत ही नहीं है, आने जाने, खाने पीने, लाइट बंद रखो, ऑन करो, म्यूजिक सुनो ना सुनो, जो मर्जी है, ऐसे ही ना। लेकिन रूममेट आ गया, अब कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो मेरे बच्चे, इसी तरह मुल्क के अंदर कोई एक बंदा नहीं रहता, मुल्क में बड़े सारे लोग रहते हैं। अब इन सब लोगों को मेरे बच्चे कंट्रोल करना है, इनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। कहता लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि बड़े सारे रूल्स मिला के क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। लॉ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉ क्या है? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलके क्या बनाते हैं। जैसे आपने आर्टिकल पढ़े हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो भी क्या है? लॉ है। तो लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। ये किस चीज का रूल है? रूल ऑफ कंडक्ट, कि लोग किस तरह बिहेव करेंगे, डिजाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द रियासत। ये लेकिन हम यहाँ पे जो लॉ पढ़ रहे हैं वो ये आपका घर का बनाया हुआ कानून नहीं पढ़ रहे। हम किसका कानून पढ़ रहे हैं? रियासत का, जो रियासत बनाती है और इंप्लीमेंट करती है किसी मुल्क में लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए। बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। कि कोई बंदा अपनी मर्जी से, ये नहीं कि जो दिल करता करे, जो चीज आपको पसंद आई हो, चाहे गाड़ी किसी को हो, चाहे कुछ भी हो, आप ले जाएं, हैं, किसी के घर को आग लगा दें, किसी की टांगे तोड़ दें, ऐसा नहीं। तो क्या कर दिया, रियासत ने कुछ कानून बना दिया और कह दिया कि जो बंदा इन कवानीन की खिलाफवर्जी करेगा हम उसको सजा देंगे, बंदे के पुत्रों की तरह यहाँ करें। तो ये क्या बन गया कानून? कहते हैं कि लॉ इज नॉट स्टेगनेंट। और दूसरे नंबर पे ये मुजमद नहीं होता, ये नहीं कि ये एक बना दिया, ये पक्का पक्का यही चलेगा, हालात बदल रहे हो तो लॉ भी बदलते हैं। कहते हैं कि जैसे अभी हालात मुल्क में बदल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे बंदियां लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम तो 75 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, हमारे सामने तो कोई बोल ही नहीं सका, सोशल मीडिया हमारे सामने बोल रहा है। तो पिछले 6 साल, 4-5 दिन से ट्विटर श्विटर उन्होंने बंद ही कर दिया, उन्होंने कहा बोलो ही नहीं, रोड़ा ही मुक्का। कहता है कि एज सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस इन ए सोसाइटी चेंज, हालात बदल रहे हों, लॉज आर आल्सो चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। द वर्ड लॉ मे हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। इट ऑफन प्रोसीड बाय द एडजेक्टिव टू गिव इट मोर क्लियर, जैसे बिजनेस लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। कहता है कि इससे हमें पता चलता है कि इस लॉ लॉ के बथेरी तरह के लॉ हो सकते हैं। लेबर लॉज हैं यहाँ पे अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी आपने पढ़ा है, वो भी लॉ है। सेल्स एक्ट है, वो भी लॉ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप है, तो डिफरेंट लॉज होते हैं। खैर, तो खैर वो ये सारे बिजनेस लॉ में कवर हो गए। लॉ कह रहे कौन कौन से हो सकते हैं? सिविल, क्रिमिनल, बिजनेस, लेबर, एटसेट्रा। डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉ मेरे बच्चे, ये बिजनेस लॉ को ही क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल लॉ। हमारे लॉ, हमारे दौर में ना सिर्फ हम पढ़ा, नाम ही हमारे सब्जेक्ट का मर्केंटाइल लॉ था। जब हमने लॉ पढ़ा था मॉड्यूल बी के अंदर, कंपनी लॉ लेता था, मर्केंटाइल लॉ लेता था। इसका मतलब था प्योर बिजनेस लॉ। लेकिन अब हमारे इस बिजनेस मर्केंटाइल लॉ के हमारे इस है, ये भी मर्केंटाइल लॉ था, लेकिन अब ये मर्केंटाइल लॉ रहा नहीं, क्योंकि इसमें बड़े सारे एक्ट भी आ गए हैं, इसमें एक्ट आ गए। ये सिर्फ बिजनेस का लॉ नहीं रह गया। अब देखो ना, उसमें ये जो आखिरी 3 चैप्टर हैं, इसके जो वो एक्ट उसमें ऐड किए हैं, वो खाली बिजनेस नहीं, ओवरऑल है।
तो मेरे बच्चे इसलिए इसको इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, बिजनेस लॉ रख दिया, ना कि मर्केंटाइल लॉ। कह रहे हैं कि बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज के लिहाज से सारी बातें याद रखनी है, हम रीड कर रहे हैं, अब ये रिवीजन नहीं है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, ये हमारा रेगुलर सेशन है। तो बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, ये सिविल लॉ का हिस्सा विच डील विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन डीलिंग विद ईच अदर। याद हमने डिस्कस किया, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पार्टी के राइट्स पे होते हैं, ऑब्लिगेशन में। अगर कोई पार्टी को राइट ना मिले और या कोई अपनी पार्टी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करे, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब किसमें कवर होते हैं, मर्केंटाइल लॉ के अंदर। तो याद रखिएगा, हो सकता है मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन पूछ ले आपसे, क्या आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सी मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन है। तो ये देखिएगा मेरे बच्चे, जो सिविल, जो लोगों के आपस के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो हमारा मर्केंटाइल लॉ है, लेन देन के तनाज़ात को। वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी लॉ, सर हमें क्यों लॉ पढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ पे अकाउंटेंट बनने के लिए आए थे, हमें तो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती। बेटा बीइंग अकाउंटेंट मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जब आपको हम लॉ पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कल आप काला कोट पहन के अदालतों में केस लड़ते फिरेंगे, मतलब आपको काला कोट पहनाना नहीं, याद रखिएगा। तो सर फिर हम क्यों लॉ पढ़ा रहे हैं, भाई बड़े सारे मामला होते हैं, बड़े सारे अकाउंटिंग के मामला हैं, बड़े सारे ऑडिटिंग के मामला हैं, टैक्स के मामला हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। आप देखो ना, किसी कारोबार में आप अकाउंटेंट होंगे, याद है पीछे हमने डिस्कस किया था, जब कोई मशवरा दे रहा हो, उसको बता रहा हो कि कैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, वो जो भी सब में सहूलतकारी कर रहा हो, तो भाई आपको लॉ का पता होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं पे आप फंस दें, कल आप सीएफओ बनेंगे, आप कुछ बंदे रख रहे हो हैं और वहां पे आप माइनर को रख लो, अनसॉल्वेंट पर्सन को रख लो, हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जिनका रिटर्न होना जरूरी है, या कुछ अब आपको पता चल गया जब कॉन्ट्रैक्ट करो वो सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए, वो सारा कुछ अब आपको चीजों का पता चल रहा है। तो ये सिर्फ मकसद यही समझाना था जितना आपको समझा दिया, याद रखोगे इस बात को। द इंटेंशन ऑफ स्टडिंग लॉ एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट टू बिकम एन एक्सपर्ट लॉयर, हम आपको एक्सपर्ट लॉयर नहीं बुला रहे, डीलिंग विद कम्प्लेक्स लीगल इशू। क्या आप कल लोगों को मशवरे दे रहे हो, आप पट्टा लगा के बैठे हो और लोगों कहीं आए हम आपको लीगल एडवाइस दें, नहीं नहीं मेरे इस लेवल का हम आपको लॉ नहीं पढ़ा रहे। कहते थे मकसद क्या है, फिर आप ये पूछेगा पेपर के अंदर, द ऑब्जेक्टिव स्टडिंग लॉ इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नीचे चार ऑप्शंस में एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इज टू बी अवेयर व्हेन लीगल प्रॉब्लम अराइज, आपको ये पता चले कि यहाँ पे क्या लीगल इशू हो सकता है। सामने जो बंदा बैठा ना, मुझे लग रहा है इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, इसको ये तो रैशनल डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, अगर इस वक्त मैंने इससे कॉन्टैक्ट कर लिया तो मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो। बी एबल टू जज व्हेन आउटसाइड असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, यार यहाँ पे मुझे शक पड़ रहा है, यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, या हो सकता है कोई कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मुझे शक है, बेहतर यह है कि मुझे किसी और एक्सपर्ट लॉयर से मदद ले लेनी चाहिए। कुछ पता चलेगा, कुछ गलत महसूस होगा तो मदद लोगे ना, है अगर पता ही नहीं कुछ चल रहा तो फिर क्या खाक आप किसी से मदद लोगे, हैं ये समझाना कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मशवरा कर लेना चाहिए ये स्टेप लेते हुए। Evaluate the financial implication for law and also communicate with lawyers, क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, कल ये ना हो कि किसी के हमने कोई वादा किया हो, वो वादा पूरा नहीं कर, बैंक से लोन लिया आपने, सीएफओ आपको पता फलानी तारीख तक बैंक लोन वापस करना, अगर ना किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने रख रखी है 10 करोड़ पेनल्टी है, वो 10 करोड़ देना पड़ेगा, रुल जाओगे भाई, जाओ किसी से लीगल एडवाइस ले लो, वो आपको बताएगा सर ये पेनल्टी है, पेनल्टी हम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये रीजनेबल हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ये तो पता पहले ही आपको पता हो, या मुझे पता है ये पेनल्टी है, बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पे ना ये सारी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती, हम जाके मजीद किसी लीगल एडवाइस की मदद ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो पता हो आपको। वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ, सर प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, अगर देखा जाए उधार लेते हो, क्या वहां पे लॉ अप्लाई नहीं होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है। इसी तरह अगर आप कहीं पे नौकरी करने के लिए जाते हो, वहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वहां पे लॉ अप्लाई नहीं होता? वो भी लॉ है। इसी तरह अगर आप टैक्स के मामला में डील करते हो, या टैक्स पेयर हो, या टैक्स ऑफिसर हो, या टैक्स का लोगों के लिए प्रैक्टिशनर हो, वही टैक्स के बड़े सारे मामला हैं, वहां पे भी लॉ है, टैक्स लॉ, खुद टैक्स भी कैफ 2 जो आपका है वो टैक्स लॉ है, याद रखिएगा। ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो लॉ है टैक्स, बस उसमें क्या है कि उसके मुताबिक कुछ कैलकुलेशंस भी करनी होती है, अदरवाइज प्योरली वो क्या है, वो लॉ ही है। कहता है ए जनरल नॉलेज ऑफ सम ऑफ मोर इंपोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड हाउ दे अप्लाई टू सर्टेन प्रॉब्लम्स विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द पीपल अराउंड अस, यानी कि हम कुछ डिफरेंट तरह के जो हमारे लोगों से तजाद होंगे ना, जो इख्तलाफ होंगे, हम इख्तलाफ से बच सकते हैं अगर हमें कानून का पता हो। देखो हमें यहाँ पे राइट्स ऑब्लिगेशन सबके बता दी, किसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर ही परफॉर्म करेगा, कब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें समझ आ गई, अब हमें पता है किसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और किसने नहीं करना। कहता है कि सिविल लॉ इन्वॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट इंपैक्ट ऑन पीपल्स एवरीडे लाइफ, लाइक अब वो पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि सिविल लॉ किस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करता है, जैसे डेट्स के मामला हैं, टेनेंसी इश्यूज हैं, रेंट पे रहते हो तो वहां पे आपके फटा पड़ सकता है टेनेंट के साथ, जो लैंडलॉर्ड है या लैंडलॉर्ड का टेनेंट या टेनेंट का लैंडलॉर्ड के साथ सेल ऑफ गुड्स अगर कर रहे हो, वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, बिकॉज जनरली इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नाइदर एक्सक्यूज ना डिफेंस। अब देखो ना, जब कोई चीज खरीदो, अब आपको बता दिया ना
कि अगले बंदे का अगर कोई चीज उससे पूछते, अच्छा बताओ यार ये मीठे हैं खट्टे हैं, ये मुल्तानी हैं, ये सरगोदा वाले हैं, क्या है, अगले बंदे का बताना जिम्मेदारी नहीं है। हैं, लेकिन अगर आप उसको वो डिफरेंट तरह की हमने चीजें डिस्कस की थी, जहाँ पे खामोशी भी उसकी फ्रॉड के मुताबिक कर सकते हो, ये अब पढ़ लिया ना आपने, अब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में कानून कहाँ कहाँ पे बनते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ। देखो आपके सामने ये डिफरेंट तरह के कानून है जिसमें आप जिंदगी गुजार रहे हो। सर ये कानून हमारे ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ से बन के आए हैं? 4 जगह हैं जहां से कानून बन के आप पर अप्लाई होते हैं। कहते हैं कि द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। यही है ना मेरे बच्चे। और आम इंसानों को, जो हम जिंदा लोग हैं, बिजनेसेस को और ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं कानून। चाहे इंसान हो, चाहे कंपनी हो, चाहे ये एनजीओ हो, जितने यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, इन सब के, इनको सबको जो जकड़ रखा है, कंट्रोल कर रखा है, वो किसने कर रखा है? कानून ने। द लीगल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ इक्विटी एंड इज बेस्ड ऑन, अब ये पूछेगा एमसीक्यूज के अंदर कि लीगल सिस्टम इज ड्राइव, कहां से लीगल सिस्टम ड्राइव किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये कॉमन लॉ इक्विटी यानी कि इंग्लिश कॉमन लॉ, उसका नाम दूसरा क्या है? इक्विटी। यानी कि होता है ना कि इंसाफ की बेस पे, एक होता है इक्वेलिटी, बराबरी की बेस पे, नहीं, इक्विटी इंसाफ की बेस पे, एंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एज वेल एज इस्लामिक लॉ। यानी कि हमारे मुल्क में जो कानून नाफिजुल अमल हैं, वो एक तो इंग्लिश लॉ है, जो अंग्रेजों के कानून, वहां से हमने कुछ ले रखे हैं, और दूसरा हम कानून बनाते हैं, हमारा जो आइन है 1973 का, उसके मुताबिक, और हमारे इस्लामिक जो शरीयत के मुताबिक। यानी कि पाकिस्तान में जो कानून है वो 3 चीजों से ड्रॉ है, 3 चीजों को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं, इंग्लिश लॉज, शरीयत और आइन। दे thus we can say that in Pakistan main sources of law are following। तो कहां कहां पे कानून बनता है? 4 हैं। लेजिस्लेशन वो कानून साजी, जिन लोगों का काम ही कानून साजी करना है, जो वो कानून बनाते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको। एक होती है कस्टम्स, एक होता है एग्रीमेंट। अगर सबसे पहले हम बात करें लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन किसको कहते हैं भाई? इसको कहते हैं पार्लियामेंट को। पाकिस्तान में कानून साजी की जो मान लो कि जो पावर है ना, कानून साजी करने का जो इख्तियार है, वो पार्लियामेंट के पास होता है। जब हम पार्लियामेंट लफ्ज बोलते हैं ना, पाकिस्तान में पार्लियामानी निजाम है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में निजाम हुकूमत जो है वो पार्लियामानी है, सदारती निजाम नहीं है। एक होता है सदारती निजाम, जिसमें हुकूमत करने का, उसको कंट्रोल करने का निजाम को वो सब इख्तियार सदर के पास होते हैं। जब ये पहले जरदारी के आने से पहले 2008 में हमारे मुल्क में सदारती निजाम था, जहां पे मुशर्रफ साहब सदर थे, वो सदारती निजाम से मुल्क चला रहे थे। जब सदर, उसके बाद पार्लियामानी हुकूमत बनी, तो सदर ने क्या कर दिया, वो सारे इख्तियार वजीर आजम को दे दिए, गिलानी को दे दिए थे उस वक्त जरदारी ने। तो सदर सिर्फ एक सिंबॉलिक सिंबल रहेगी, तो उसके इख्तियार खत्म कर दिए गए थे। याद रखोगे इस बात। तो पाकिस्तान में जब पार्लियामानी निजाम है, पार्लियामेंट में 3 इदारे आते हैं मेरे बच्चे। 3 इदारे कौन कौन से हैं? एक हम आपकी नेशनल असेंबली, एक सेनेट और एक सदर साहब। जब भी पाकिस्तान में कानून बनता है, इन 3 लोगों से घूम के जाके बनता है, जो मुल्क लेवल पे कानून है। कहता है इट इज द लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ ए कंट्री एंड अदर बॉडीज टू होम इट इज डेलीगेटेड। ये पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक, डेलीगेटेड अथॉरिटी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होती है। ये पार्लियामेंट बाज़ का खुद बड़ी बिजी होती है, ये कहीं और से कानून बनवा लेती है, उसको कहते हैं डेलीगेटेड बॉडीज है। या तो ये खुद बनाती है या कुछ बॉडी से बनवा लेती है। उसको पढ़ेंगे फिर आपको पता है। पार्लियामेंट का पता चल गया कौन है? लेजिस्लेटर। कोई बंदा पूछे ना पाकिस्तान में लेजिस्लेटर कौन है, लेजिस्लेशन बॉडी कौन है, लेजिस्लेशन करते कौन है? अदालतें लेजिस्लेशन नहीं करती, वो तो कानून के मुताबिक इंसाफ करती है। किसी ने गलत किया हो उसके मुताबिक सजा दे रही होती है। कुछ है कानून जो अदालतों में बनते हैं, उसका भी हम पढ़ेंगे, वो प्रेसिडेंट होती है। लेकिन मेरे बच्चे मोस्टली जो कानून साजी वो काम किनका है? पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट कौन है? नेशनल असेंबली, सेनेट और सदर। देखेंगे अभी कानून बनते कैसे हैं। तो बेटा उसके बाद अगली बात आ गई प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बोला था कानून साजी करना इन पार्लियामेंट का काम है, लेकिन बात का तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके बारे में कानून बना ही ना हो। जैसे अभी मान लो कि जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह आया ही नहीं था, क्या उसके बारे में कोई कानून होगा? नहीं। जब फौरन ही आ गया होता, क्या हमने फौरन ही कानून बना दिया होगा? नहीं। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हो गया होगा, है, लेकिन वो क्राइम हो तो गया, लेकिन हमारे मुल्क में तो कानून ही नहीं था इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को डील करने के लिए। तो बात का कोई ऐसी क्राइम होता है, कोई ऐसी कुछ गलत हरकत होती है जिसके बारे में कानून ही नहीं होता। अब मामला जाता है अदालत के सामने, कुछ गलत हो मामला तो अदालत में जाएगा, लोग अपील तो करेंगे। अब अदालत फैसला करती है कानून के मुताबिक। अदालत कानून देख रही है, कानून है ही कौन है। अब अदालत आप क्या कहेगी? अदालत कहेगी कानून ही को नहीं, चलो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं नहीं, अदालत ने फैसला करना है।
फिर अदालत क्या करती है, वो लोग सीनियर लोग हैं बिल्कुल, जैसे काजी फायदा ईसा साहब जैसे समझदार बंदे हैं, जिनको पता है अगर मुल्क को लोगों को रोकना है, रोलना है, और इन लोगों को बेचारे अनपढ़ लोगों को वोट कास्ट करने के हक से महरूम करना है, इनसे बल्ले का निशान ले लो। इतना समझदार बंदा कोई कम ही होगा। चंद दिन पहले खुद बयान दे रहा कि अनपढ़ अनपढ़ लोग हैं, इनको बल्ले का निशान या जो भी निशान हो, इनका हक बनता है, ताकि वो पता कर सके कि वोट किसको कास्ट करना है। और चंद दिनों के बाद आके अपनी क्या करें, अल्लाह माफ करे। नहीं 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 नहीं, वैसे शिद्दत पसंद ही नहीं, बस मेरा ख्याल है कि जो हमारा काम यही कि लानत भेज दे, वो लानत भेज के हम चुप करके बैठ जाते हैं उसको, यही कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। जो लानत का मुस्तहिक हो बस वहां तक कर दे रहो। हालांकि किसी को लानत भेजनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, देखिएगा, हाँ मजबूरी है। प्रेसिडेंट क्या बोला मैंने अभी आपको, प्रेसिडेंट क्या होती है, ये अदालतों में कोई ऐसा ऐसा केस आ जाए जिसके बारे में कानून ना हो, तो फिर वो क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस जैसा है, किताबें पढ़ेंगे, दूसरे मुल्कों की अदालतों के फैसले इस तरह की सिचुएशन में देखेंगे, उन मुल्कों की किताबें पढ़ेंगे लॉ की, सब कुछ खंगालने खंगोलने के बाद फिर वो किसी फैसले पे पहुंचेंगे। अब ये जो फैसला करेंगे वो प्रेसिडेंट बनने का, वो कानून बन जाएगा, जब तक कानून साजी प्रॉपर होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमेशा अपर कोड सेट करता है और लॉयर कोड उसको फॉलो करता है। कभी भी लॉयर कोड की सेट की हुई प्रेसिडेंट होती नहीं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमेशा अपर कोर्ट की होती। हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, वो सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, शरीयत कोर्ट, इस तरह की शरीयत ना, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन पर अप्लाई हो रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सब पे अप्लाई हो रहा। बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि अपर कोर्ट का फैसला ही प्रेसिडेंट होता है। जैसे होता है ना, हमारे घर वाले कहते नहीं, आपके दादा ऐसे करते थे, इस तरह की सिचुएशन, वो कहता अम्मा वो मेहमान आए हुए हैं, अब इनकार करना क्या करें, वो कहते आपका दादा ऐसे इनकार करता, ठीक हो गया। प्रेसिडेंट सेट कर रखी है घर के अंदर। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट हमेशा बड़े लोगों की होती है। ये नहीं दादा पूछ रहा हो कि आप क्या करें, वो कहेंगे तेरा पोता ऐसे करता है, ला उसको पोते, अब जो पोता हरकत कर रहा है वो दादा करेगा, जो भी है। सर समझा रहा हूं मेरे बच्चे, याद रखना, प्रेसिडेंट हमेशा अपर अपर कोर्ट सेट करता है और लोअर कोर्ट उसको फॉलो करते हैं। कहता प्रेसिडेंट इज ए जजमेंट, फैसला, अ डिसीजन ऑफ ए कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, याद रखोगे। फिर उस तरह की सिचुएशन जब भी ये किसी अदालत में जाएगी ना, वो तो कहेंगे अच्छा इस तरह की सिचुएशन तो पहले भी आई थी अदालत में, फिर अदालत ने क्या फैसला किया था वही फैसला करते। ये नहीं हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट देखेगा अच्छा सेशन कोर्ट, सेशन या हाई कोर्ट में ये मामला आया था, उन्होंने क्या फैसला किया था, हम वही कर देते ना। तो ये प्रेसिडेंट हमेशा क्या होती है, अपर कोर्ट सेट करता है और लोअर कोर्ट उसको फॉलो करते हैं। याद रखोगे इस बात को, देख लियो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब माने। सब लोग यहाँ पे जो फैसला हुआ वो क्या है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जी बेटा, इसके ऊपर सदर साहब रह जाते, कुछ मामला होते हैं वो सदर फिर आखिरी हल होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो मेनली सुप्रीम कोर्ट ही होती है। कस्टम्स, रिवाज, रस्म रिवाज, ये भी कानून होते हैं मेरे बच्चे। सर ये कैसे हो सकता है, रस्म रिवाज कैसे कानून बन गए ना, मेरे बच्चे होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे मुल्क में जो रस्म रिवाज हैं वो शरीयत के मुताबिक है। जो बंदा कोई गैर शरई हरकत कर रहा हो, वो गैर कानूनी काम भी कर, अगरचे वो कानून में नहीं है, लेकिन शरीयत ही हमारी क्या है, वो हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारे रस्म रिवाज जो किसके मुताबिक है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के, शरीयत के। तो कोई बंदा गैर शरई हरकत नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो बाकी जो ममालिक हैं उनके अपने अपने कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, वही वहां पे कानून की तरह काम करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज अ सोसाइटी डेवलप, द सोर्स ऑफ लॉ डिमिनिश इट्स टेंडेंसी एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इन पाकिस्तानी के जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो अपनी कहते टेंडेंसी वो कम करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो कस्टम्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं। इन पाकिस्तान कस्टमरी लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द शरीयत लॉ। पाकिस्तान में हमने कस्टमरी लॉ को किससे रिप्लेस कर दिया, शरीयत से। हमारे रस्म रिवाज नहीं, हमारी शरीयत है। अच्छा ये भी एग्रीमेंट, भाई ये तो हम पहले पढ़ गए हैं, जब दो पार्टीज आपस में एक ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो ये भी लॉ बन जाता है। फिर फॉलो करना होता है कि नहीं, पूरा करना होता है कि नहीं। अगर पूरा ना करे आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो वो भी जो एग्रीमेंट करते हैं लोग आपस में, तो वो भी क्या होते हैं, वो कानून बन जाता है। पार्टीज इन देयर एग्रीमेंट स्टिपुलेट देमसेल्फ फॉर स्टिपुलेट टर्म्स फॉर देमसेल्फ व्हिच कंस्टिट्यूट लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। वो जो शराइत हम रखते हैं बीच में, टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉ बन जाता है। उसके बाद कोई शराइत को पूरा ना करे, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। याद रखोगे इस बात।
सिविल और क्रिमिनल लॉ में फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। सिविल और क्रिमिनल लॉ में फर्क है सादा। अभी तक तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, सिविल लॉ में अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी करे, हम क्या करते हैं, पैसे से लोगों का नुकसान पूरा करते हैं, जो आपस के हमारे तनाजात होते हैं तो वो सिविल लॉ में डील होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो लेन देन के हैं, ये बिजनेस लॉ, ये एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये सब सिविल लॉज ही होते हैं। अगर उसके बाद आती है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ किसको डील करते हैं, क्राइम्स को। और क्राइम्स मेरे बच्चे अगर उनको कोई बंदा करता है, उसको फाइन के साथ साथ सजाएं भी होती है। जैसे जस्ट एग्जांपल, खुदा ना खासा ये बंदा ये जो हरकत कर रहा है, ये किसी का मर्डर कर रहा है, कोई मंशियात का कारोबार कर रहा है, या कोई कोई डकैती चोरी कर रहा है, या कोई ऑनलाइन कोई क्राइम कमिट कर रहा है, कोई हरासमेंट कर रहा है, कोई इस तरह की, ये सारी हरकतें कौन सी हैं, ये क्राइम्स हैं। ये कहाँ पे डील होंगी, ये जो अभी आपने देखी, ये क्रिमिनल लॉस के अंदर। लेकिन मेरे बच्चे अगर मान लो कि अगर हमारे जो फैमिली मैटर्स हों आपस में, जायदाद के तनाजात हैं आपस में, जो और कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा ना हुआ हो, या कोई मान लो कि किसी का वैसी गाड़ियों का आपस में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ये तो डिपेंड करता है ना किस शक्ल में है। अब एक यहाँ पे देखो, ये सर्विस रोड के ऊपर इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी आ रही है, अब बंदा आ रहा है वो टकरा गई है। अब ये खुद थोड़ी कि किसी ने जानबूझ के कुछ किया है, इस तरह के मामला वो भी किस में डील होते हैं, सिविल लॉस के अंदर। यहाँ पे भी क्या होता है, ये नहीं होता कि आपको कैद दे दी जाएगी, नहीं नहीं, क्या होगा, आपको डैमेजेस होते हैं, पैसे पे करके फिर आपकी जान देखते हैं देता कसूर किसका है, फिर दूसरी पार्टी को क्या करता है, डैमेजेस पे करता है। इसी तरह खुदा ना खासा ये सबसे बड़ी आज के दौर में ये सबसे बड़ी नहुसत है, ये डिवोर्स वगैरह के जो मामला हैं, ये भी सारे क्या हैं, ये हमारे सिविल मामला हैं। इसी तरह अगर खुदा ना खासा किसी का कोई, जहाँ पे कोई बंदा जा रहा था, वो सीढ़ियों से फिसल गया, सीढ़ियां गिली थी, है तो मान लो कि कसूर तो था हमारा, लेकिन कोई क्राइम नहीं है, ये भी क्या है, ये सिविल लॉ है। इसी तरह अगर जो एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो राइट्स हैं, या अगर हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया, है, एक पार्टी ने रिसाइन कर दिया, एक तो म्यूचुअल रिसीजन, एक क्या कर दिया, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो ये सारे क्या है, ये कहाँ पे डील होंगे, सिविल लॉज के अंदर। याद रखोगे इस बात को। अब मेरे बच्चे ये इंतहाई अहम है, आई क्या आपका पसंदीदा एरिया। सिविल लॉ की अगर डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ये दे रखी है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ। ये दो बंदों का आपस का मामला होता है। देखो यहाँ पे ना, दो बंदों का आपस का मामला और बंदे का रियासत से मामला, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर बंदे का रियासत, देखो इधर है, ये है बंदा वर्सेस बंदा, ये होते हैं सिविल मामला। बंदा वर्सेस रियासत, मतलब आपकी स्टेट, मुल्क, हाँ, ये होता है मेरे बच्चे क्राइम। यानी कि आप ऐसी हरकत करो जिससे रियासत की खिलाफवर्जी करो, रियासत के किसी रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ो, वो मेरे बच्चे क्राइम होते हैं। अगर आप आपस में किए हुए, आपस में जो राइट्स ऑब्लिगेशन तय किए होते उसकी खिलाफवर्जी करो, वो मेरे बच्चे सिविल लॉ हो। अगर इस तरह कर लो तो ज्यादा बेहतर हो। यानी कि यहाँ पे मिस्टर ए वर्सेस बी, यहाँ पे मिस्टर ए वर्सेस स्टेट, याद रखोगे। कहता है कि सिविल लॉ सेट्स ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ, द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम ए रेमेडी। फिर वो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या कर ले, जिसने कुछ गलत किया है उसके खिलाफ कोई रेमेडी क्लेम कर, कोई ऑप्शन जो यूज करना चाहता हो, है। लेकिन मेरे बच्चे क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद कंडक्ट दैट इज कंसिडर्ड सो अनडिजायरेबल दैट द स्टेट पनिश पर्सन हु ट्रांसग्रेस होता है तजावुज करना, है, हद से तजावुज करना। जो बंदा अगर इस तरह, क्रिमिनल लॉ क्या है, कोई ऐसी हरकत करे बंदा जो स्टेट ने कोई रूल्स रेगुलेशन बना रखे हो, उससे कोई तजावुज करे, तो स्टेट उसको क्या करती है, सजा देती है। कहता है कि वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज ए टॉर्ट। अब पूछेगा एमसीक्यूज के अंदर, वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज, नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे। टॉर्ट किसको कहते हैं, रॉन्ग डूइंग को, कुछ ये गलत किया है। सिविल लॉ की अगर वायलेशन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, तो गलत किया आपने, बट इज नॉट ए क्राइम, लेकिन क्राइम नहीं होता, गलत किया है आप। टॉर्ट का मतलब क्या है, कुछ गलत करना, रॉन्ग डूइंग, उसको टॉर्ट बोलते हैं। जब आप कोई सिविल लॉ की खिलाफवर्जी करते हो, गलत आपने किया है, लेकिन क्राइम नहीं होता। कहता है कि ए सिविल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड एज तनवीर वर्सेस खत्री। तनवीर और खत्री ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मान लो कि खत्री ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। अब वेयर ए केस इज ब्रॉट टू द सिविल कोर्ट बाय तनवीर, जो केस करता है सिविल मामला में, जो केस करता है उसका नाम देख लो क्या होता है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कह लो, वो प्लेंट जो जमा कराता है, जो एप्लीकेशन देता है, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। ये सब मेरे बच्चे एमसीक्यूज में पूछे जाने वाली बातें, याद रखिएगा। एक एक लफ्ज को बड़े गौर से पढ़ना है आपने। मैं इसलिए एक एक लफ्ज को रीड करके दे रहा हूं, जो मेरी जिम्मेदारी थी। तो क्या है, जिस जिस जो केस करने जा रहा हूं उसको प्लेंटिफ बोलेंगे। हु इज मेकिंग ए क्लेम अगेंस्ट खत्री, जिस पर केस किया है उसको हम सिविल केस में डिफेंडेंट बोलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लॉ पढ़ा रहा था, लॉ पढ़ाते पढ़ाते बीच में छोड़ दिया, पूरा सिलेबस ही नहीं कवर करवाया, अब यहाँ पे आप क्या होंगे, कंप्लेनेंट।
कंप्लेनेंट कह लो या प्लेंटिफ, और मैं क्या होगा, मैं डिफेंडेंट, और हमारा केस क्या होगा, स्टूडेंट वर्सेस टीचर है, ये केस बनेगा इस तरह करके। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे अगर हम क्रिमिनल मामला हो तो फिर क्या होगा, लीगल एक्शन में बी ब्रॉड बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल। अगर कोई बंदा क्राइम करता है ना, उसने रियासत का कानून तोड़ा है, और सजा भी कौन देगा, रियासत देगी आप। और वहां पे केस कैसे बनेगा, वो बंदा वर्सेस रियासत। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर, वो तो अगर कोई खुदा ना खासा कोई चोरी हो, डकैती हो, कोई कत्लो गारत हो, वो तो दूसरी पार्टी केस करती है। मेरे बच्चे वो एक दफा तो उन्होंने करना ही होता है ना, आगे तो आ रहे हैं उन्होंने, रियासत को इन्फॉर्म तो करना है। रियासत हर जगह पे थोड़ी मौजूद है तो है रियासत, लेकिन हर जगह पे उसको कम से कम इन्फॉर्म तो करना ना। बाकी बैक एंड पे फिर सारा मामला जो होता है, अगर वो बंदा निकल भी जाए, अगर खुदा ना खासा किसी का मर्डर हो जाता, कोई केस ही नहीं करता, तो रियासत खुद करती है उसको। बात समझ आ रही। तो अगर क्राइम करोगे तो अगरचे आपने जाके बताना है एक दफा वहां पे थाने में, सब कुछ है, आपका नाम तो आएगा कि आपने उसको शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन वो केस कौन डिफेंड करेगा, कौन लड़ेगा, वो रियासत होती है। अगरचे हमारी रियासत इतनी स्ट्रांग नहीं, वो आप लोगों को ही लड़ना पड़ता है सारा कुछ, लेकिन हम एक अच्छे कानून की भी बात कर रहे हैं बीच में। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो जितने क्रिमिनल केस होते हैं वहां पे जब लगते हैं ना अदालत में, वो स्टेट वर्सेस ही होता है। ये बिजली चोर है, फलाना बंदा वर्सेस रियासत, स्टेट, या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, क्राइम है ना वो भी। तो कहता है कि स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल हु अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन ब्रीच ऑफ द क्रिमिनल लॉ, इट इज यानी कि जिस यहाँ पे जो बंदा कुछ गलत करता है वो अक्यूज होता है। खैर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रियासत एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है टू ब्रिंग दीज लीगल एक्शंस इन क्रिमिनल ट्रायल। यानी कि क्रिमिनल केस करना रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो आपकी नहीं। हाँ, वो सुलह सफाई करके मामला खत्म कर दो, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर आप चाहते हो इंसाफ मिले, तो रियासत आपका मुकदमा लड़ेगी। कहता है क्रिमिनल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाई स्टेट वर्सेस खत्री। वहां पे केस कैसे होगा, बंदा वर्सेस बंदा नहीं, रियासत वर्सेस बंदा। वेयर ए केस इज ब्रॉट टू द क्रिमिनल कोर्ट बाय द स्टेट अगेंस्ट खत्री, और जिस बंदे पर केस हो उसको क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड। याद रखोगे इसको। पर्पस, मकसद क्या होता है सिविल लॉ का, द पर्पस इज टू प्रोवाइड ए मींस वेयर बाय इंजर्ड पार्टी कैन ऑब्टेन कंपनसेशन। सिविल लॉ का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिसका नुकसान हो उसको कंपनसेशन देना है। लेकिन क्रिमिनल लॉ का मतलब मकसद क्या है, द पर्पस इज टू रेगुलेट द सोसाइटी बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। कि अगर किसी ने गलत किया, ये नहीं कि हम कंपनसेशन दिलवाएंगे ना, ना हम सजा देंगे, ताकि कोई बंदा इस तरह की हरकत करे ही नहीं। याद रखोगे ये मकसद क्या है, पर्पस क्या है, सिविल लॉ का मकसद क्या है कंपनसेशन द्वारा। क्रिमिनल लॉ का मकसद क्या है, कि धमकी लगाना, कुछ गलत किया सजा मिलेगी, और सजा फिर देता भी जो गलत करता है। हाँ क्या कॉज, कहता है अच्छा देखिएगा, सिविल केस आप तभी कर सकते हो अगर आपका नुकसान हुआ। द क्लेमर सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉज्ड। अगर आपका कोई नुकसान ना हुआ हो तो याद रखना केस नहीं बनता। एक बंदा बड़ी रैश ड्राइविंग करता है, स्पीड से, आपकी गाड़ी को ठोका नहीं, वो आपकी गाड़ी को नहीं उसने ठोका, आप ये नहीं करेंगे जाके अदालत में केस करेंगे, सर ये देखें ये गाड़ी फास्ट चला रहा था। अदालत पूछेगी हुआ क्या है, सर गाड़ी फास्ट चला रहा था, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। अदालत कहीं बच गया ना, दफा हो जाए यहाँ से। जो भी है मर जगह पर। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, लेकिन आपका नुकसान के बजाय बेनिफिट हो गया है, किसी बंदे ने आपको फ्रॉड करके कॉपी बेची, लेकिन हकीकत में ओरिजिनल था, आपका तो फायदा हो गया। अब आप अदालत में गए, आपने कहा कि सर उसकी तो कोशिश की थी ना, है उसने जो सैंपल रखा हुआ था ना सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को, वो डब्बा जो उठा के देता था वो कॉपी था, वो जो सैंपल दिखाता था उसने वही पैक करके आपको दे दिया, किया उसने फ्रॉड ही था, लेकिन बेचारे उससे धोखा हो गया। जो भी, अब आप अदालत में गए, सर इसने मुझसे फ्रॉड किया है। अदालत कहेगी क्या फ्रॉड किया है, सर इसने मुझे कॉपी बेचने की कोशिश की है, उसको ओरिजिनल कहते हैं। कहता अच्छा, लेकिन सर इसने मुझे गलती से ना ओरिजिनल दे दी है, लेकिन सर फ्रॉड तो कर रहा है ना ये। अदालत कहेगी दफा हो जाए यहां से। अगर तेरा नुकसान ही ना, अगर फ्रॉड हो नुकसान ही ना हो, फ्रॉड हो भी गया चलो कॉपी दे दी है, लेकिन वो कॉपी भी मार्केट में मान लो कि जितने की आपको दी उससे डबल प्राइस पे बिक रही है, तो आपका नुकसान नहीं हो। फ्रॉड हो नुकसान ना हो, केस नहीं बनता मेरे बच्चे, याद रखोगे। ये भी एक्सेप्शन टू अवॉइडेबिलिटी थी, वो निकाल दी उन्होंने सिलेबस में से। आपने फ्रॉड आपके साथ हुआ, कोई चीज खरीदी, आपने वो चीज आगे बेच दी है, और पीछे चाहते हो उस बंदे पे मैं केस भी करूं, लॉ कहता क्यों करोगे, तेरा नुकसान क्या हो, वो चीज जितने के लिए तूने आगे बेच दी, रौला खत्म। बात समझ आ रही। कहता है कि हार्म कॉज, यहाँ पे नुकसान का होना जरूरी है। अच्छा, क्रिमिनल केस में नुकसान का होना जरूरी नहीं, अगर किसी ने वो एक्ट किया हो उसके ऊपर सजा मिलेगी। किसी ने खुदा ना खासा किसी को रख के फैर मारा, बच गया वो है, अब उसने केस कर दिया उसके खिलाफ, वो कहता सर कुछ बकवास कर रहा है, लगा तो नहीं ना सर, है लगा तो नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लगेगा तभी केस होगा है। तो याद रखना यहाँ पे नुकसान हो ना हो केस होगा। द स्टेट प्रोसिक्यूट्स द अक्यूज्ड द डिफेंडेंट वेदर आर नॉट द हार्म वाज कॉज्ड।
नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, अब चोर आए, वो खुदा ना खासा चोर आगे, मान लो कि आपके हॉस्टल में क्या मिलना था उनको बेचारों को, हैं? साग पड़ा हुआ था वो भी खराब हुआ, हैं? तो अब वो बेचारे वापस लौट हैं। अब आपने चोरों पे केस कर दिया कि भाई चोरी करने आए थे, वो चोर कह रहे हैं सर जब पूछे जहाँ पे था क्या सर, हैं? तो भाई आए तो थे ना चोर, हैं? कोशिश तो थी। हाँ फिर भी केस कर देना ऐसे निकम्मे चोर पे, भाई तुझे पता नहीं चोरी कैसे करते, तू आईफोन छोड़ के चला गया। अच्छा बिल्कुल ही बात का तो सूटा लगा के बैठे होते हैं। अब चोर आया आईफोन छोड़ के चला गया है, भाई हो सकता है गलती से छोड़ के चला गया अपना आईफोन, है ताकि आप उसको ट्रेस कर सके वो कौन था। दूसरे नंबर पे भाई आया तो चोरी की नहीं ऐसे था, है? वो क्राइम है, आप उस पर केस कर सकते हैं, अगर जी आपको बेनिफिट हो गए, हैं? वो होता है ना बात को कहते हैं चोर जूते उतार के भाग गया, है वो आया आपने शोर किया वो जूते फेंक के भाग गया, फायदा तो हुआ आपको, जूते मिल गए आपको, है लेकिन क्या आप केस नहीं करोगे उसके खिलाफ, क्राइम है, कोशिश तो की ना उसने, तो बेटा कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ का जरा देखिएगा, इफ द क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ाया, आप अदालत में चले गए, वहां पे मैंने कहा कि नहीं नहीं सर मैंने पढ़ा दिया है, आपने कहा कि नहीं नहीं सर ये एरियाज रहते हैं, सर ने फास्ट पढ़ाया जो भी है, अगर अदालत को जो ज्यादा मुतमिन कर देगा ना, ज्यादा मुतमिन कर देगा, अदालत तो उसके हक में फैसला दे देगी। यानी कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती, कौन ज्यादा अदालत को मुतमिन कर सकता है, हिज लिटिगेशन इज सक्सेसफुल एंड द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल, यानी कि जो ज्यादा जिसका बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसकी तरफ ज्यादा होगा तो उसके हक में फैसला हो जाएगा। लेकिन क्राइम में ऐसे नहीं होता, वहां पे आपने अदालत को 100% मुतमिन करना होता है कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, 100%। अगर 1% भी, 1% का भी कुछ हिस्सा अगर आप साबित करने से रहे, 99.99% साबित कर दिया, फिर भी मेरे बच्चे साबित नहीं होते। क्राइम को आपने 100% साबित, होता है ना अल्लाह माफ करे लोग कत्ल करते हैं, डकैतियां चोरियां करते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई झोल रह जाता है उसके अंदर, कोई थोड़े जो शक का फायदा मुलजम को दिया जाता है। 99% कंफर्म है ये है, कहता 99%, 1% कहता सर 1% शक है बस, 99% कंफर्म है ये, कहता शक तो है ना, चल भाई बरी है तुम। कह रहा इफ द स्टेट कैन प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, आपने जज के सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, द प्रोसिक्यूशन इज सक्सेसफुल, तब केस सक्सेसफुल होगा, एंड द अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी, तब उसको सजा मिलेगी और उसको वो मुजरम कंसीडर होगा और उसको सजा मिलेगी। याद रखोगे इस बात को। यार गोली मारता हूँ पढ़ लें, सारा पाकिस्तान बिक रहा है यहाँ पे, एक बंदा है नॉट फॉर सेल, बाकी तो सब बिक रहे हैं। देखो जो भी है, अगर फॉर सेल होता तो मेरा ख्याल बिक चुका होता अभी तक, लोग 2-2 महीने भी नहीं निकाले इन्होंने, सब हॉस्पिटल में गुजारते थे ये वक्त, जो जेलों का भी टाइम है इनका मोस्टली हॉस्पिटल्स का है, ये जेलों में थोड़ी गुजारते थे उस तरह, काल कोठरियों में फलाना 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 सारा दिन वहीं भी पड़े रहते थे और जल्दी जल्दी डील करके निकल जाते थे, वो पड़ा हुआ है, वो कहता है कि मेरी सारी सीटें वापस करो तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं बैठा हूँ, है? और तो खातून भी उसके घर बैठे उसको कहता है इसको अंदर डालो, इधर ला के इसको रखो, है? तो उसको कह रहे तू किधर है, लोग बाहर बातें कर रहे हैं कि खुद लीडर और उसकी बेगम घर बैठी हुई है, उसने अपने घर को सब जेल करवा दिया है, तो उसने अपील की भाई मुझे यहाँ से निकालो, जाके अडयाला जेल बंद करो, क्योंकि लोग उन्होंने बयानिया बनाना था, इन्होंने देखो बुशरा बेगम अपने लिए खास ट्रीटमेंट कर रही है, चाहे उन्होंने कर लिया हो, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि यार फिर गलत हो गया ना, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपको गलत लग रहा है ओके, जो ताड़ा होगा लोग आ गए जैसे, जो भी कोशिश तो कर, गोली मार, ऐसे आपने लीडर डिफेंड करना। रेमेडी, रेमेडी क्या होता था, ऑप्शन, द सिविल कोड में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस, क्या ऑप्शन होता है सिविल कोड, सिविल केस में आपको डैमेजेस मिल जाएंगे, और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडी सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या था इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, है ये भी रेमेडी होती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगो, सर मुझे इससे पैसे नहीं, सर ये सिलेबस पूरा कवर करवा के दे, सर ये मुझे ओरिजिनल मोबाइल दें जिसमें धोखा दिया मेरे, एंड आर इंजंक्शन, याद है स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन, इंजंक्शन भी है स्टे ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे 3 रेमेडीज बता रखी है उसने, डैमेजेस, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और सिविल क्रिमिनल कोर्ट में द क्रिमिनल कोड में सेंटेंस द डिफेंडेंट टू फाइन और इट माइट इंपोज सम अदर फाइन सच एज इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस, यानी कि वहां पे कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। सिविल लॉ कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट, अक्यूजेशन ऑफ नेग्लिजेंस यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी कि कोई बंदा अपने काम में गफलत बरते,
है, मैं आपको पढ़ा रहा था लेकिन मैंने गलत पढ़ा दिया आपको, है ये नेग्लिजेंस बरती मैंने। क्लेम्स बाय कंज्यूमर्स अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर सर्विस, अगर जब कोई चीज खरीदते हो उसमें वो क्लेम वो होता है ना कि बात गारंटी वारंटी दी होती है वो उस पर वो चीज खराब होगी वो पूरी नहीं कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। कमर्शियल डिस्प्यूट हमारे बिटवीन एंटिटीज, एक अदारे का दूसरे अदारे के साथ कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है या कोई कॉपीराइट्स डिस्प्यूट्स हैं, ये हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लेम्स ऑफ डिफेमेशन ऑफ करेक्टर है कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्यूट अबाउट एन एलीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करती। क्रिमिनल लॉ कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान पीनल कोड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये सब क्राइम्स क्रिमिनल लॉस उनको रोकने के कानून है। लेकिन क्राइम्स होते क्या अगर देखें ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, एक सेकंड लगाओ इसको पढ़ लो, और जिसका मतलब ना है तो उसको बाद में गूगल कर लेना, लिख लो उसको, सर उसका मतलब बता दो। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस कहता है कि मैनी ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविल लॉ बट द क्रिमिनल लॉ में आल्सो अप्लाई। देखो ये जो कमर्शियल और बिजनेस लॉ के मामला होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, सिविल लॉज होते हैं, सिविल लॉ में डील होते हैं। लेकिन कहता है बाज़ का तो बिजनेस में क्राइम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये क्राइम भी हो रहा है। कहता है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट मे बी अकर इन ए बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं, लोगों से रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेके हम प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, जो भी है इस तरह कर रहे हैं, तो वो क्या है, फ्रॉड भी है और साथ रिश्वत भी है, यानी कि सॉरी, और साथ हम क्या करें, मनी लॉन्ड्रिंग भी करें। तो ये बिजनेस में होते हैं, जिस बिजनेस में रिश्वतें ली जा रही हो या कोई करप्शन हो रही हो और साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी हो या फ्रॉड किया जा रहा हो, तो ये मेरे बच्चे क्राइम है, ये क्राइम है, फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये क्राइम है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सम एक्शन मे बी इन ब्रीच ऑफ द क्रिमिनल लॉ एंड ऑल्सो इट ऑर्ड इन सिविल लॉ, यानी कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉ की खिलाफवर्जी होते हैं, फिर दोनों जगहों पे केस बनता है। याद रखना, अगर आप यहाँ पे कोई किसी को कोई चीज बेचते हो, फ्रॉड करते हो, आपके ऊपर दो केस होंगे, एक फ्रॉड का क्रिमिनल लॉ में और एक जो सिविल जो होगा वो अलग होगा कि मुझे कंपनसेशन देके दीजिए, तो दो केसेस चल रहे हो। कहता है कि इन सच ए सिचुएशन द एक्शन में गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय द स्टेट। जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो कौन करेगा, रियासत करेगी, और सिविल मामला क्या होंगे, वो इंडिविजुअल बंदा करेगा केस, यानी कि कंपनसेशन वो खुद मांग रहा होगा और जिसने फ्रॉड किया होगा उसको सजा रियासत दे रही होगी। याद रखोगे इस बात को, यानी कि एक ही सिचुएशन में दोनों पहलू भी हो सकते हैं, वहां पे क्राइम भी हो सकता है, क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो सकता है, सिविल लॉ भी है। जैसे यहाँ पे आप लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे फ्रॉड की कंपनसेशन मांगोगे, वो सिविल लॉ में डील होगा, और रियासत हमें फ्रॉड किया, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की, रियासत हमें क्राइम क्रिमिनल डील करते हुए उसकी सजा देगी। पता नहीं तेन कहा गुस्सा सारे रहे, चलो देखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर देखो। आइन आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है आपके सिलेबस के अंदर कि पाकिस्तान का आइन कैसे बना हुआ। कहते था ये मेरे बच्चे रट्टा है, ये शुरुआत द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन अप्रैल, ये याद रखिएगा, ये तारीख पूछ सकता है पेपर में कि पाकिस्तान का आइन कब अप्रूव हुआ था, और फिर रेटिफाइड या कह लो या एप्लीकेबल कब हुआ था, 14 अगस्त 1973। ये दोनों तारीखें याद रखिएगा, अप्रूवल और रेटिफिकेशन। रेटिफाई होता है ना कि मान लेना, उसको कंफर्म कर देना। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, अब पूछेगा पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन इज द, नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, इज द सुप्रीम लॉ है वो, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड द सेट द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री, और वो क्या करता है, असूल बताता है कि मुल्क को चलाना कैसे है, एंड कंटेन्स द आर्टिकल कवरिंग फंडामेंटल राइट्स। और इसमें देखो, इसमें सेक्शंस नहीं होते, आइन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, होता है ना, आर्टिकल 6, और आजकल बड़ा मशहूर है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी का है, किसने आइन से गद्दारी की है, आर्टिकल 6 बड़ा मशहूर है। हाँ, इसमें सेक्शन नहीं होते, इसमें सेक्शन फलाने के तहत इसको सजा दो, नहीं, आइन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कवरिंग फंडामेंटल राइट्स, स्टेट स्ट्रक्चर, उसमें अभी ये पढ़ेंगे हम सारे आर्टिकल्स का ना, कौन से आर्टिकल किस चीज को कवर करते हैं। उसमें बुनियादी हुकूक भी है, रियासत का स्ट्रक्चर भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, मैंडेट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मैंडेट होता है इख्तियार, गवर्नमेंट के क्या इख्तियार होंगे, सब जो कैबिनेट्स होंगी उसके क्या इख्तियार होंगे, जुडिशरी द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी अहम बात है, रियासत कभी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आइन के खिलाफ, यहाँ पे आइन के खिलाफ अन्य वाह हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रीएम्बल, इसमें क्या कुछ शामिल होगा, ये एमसीक्यूज में पूछेगा। आइन में क्या कुछ शामिल होता है, इसमें प्रीएम्बल होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। प्रीएम्बल किसको बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उस आइन की किताब अगर लोगे ना आप, उसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, उसके बाद उसमें 12 पार्ट्स, आइन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है,
और 280 आर्टिकल्स हैं, 280 सेक्शंस, जिनका नाम यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स। 280 आर्टिकल्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। प्रियम्बल शेड्यूल भी होंगे, प्रियम्बल 12 पार्ट्स, 280 आर्टिकल्स और 5 शेड्यूल्स। याद रखोगे इस बात को, तो याद रख लोगे, रटना है ना, अब मसला होगा। तो बेटा अब इसको ना एक एक करके वो बताने लगा। अब आपने पेपर में वो एमसीक्यू पूछेगा, यहाँ से एक लाइन उठाएगा, इस ये जो नीचे चीज है ना, इसे एक लाइन उठाएगा, अच्छा कहेगा बताओ ये कहाँ पे लिखी हुई, आप कहेंगे ये प्रियम्बल में लिखी है, आगे मैं बताऊंगा अभी। तो बेटा प्रियम्बल कहते, प्रियम्बल में क्या होगा, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पूछेगा प्रियम्बल का, आइन में प्रियम्बल का मकसद क्या है, क्या ये किस चीज को डिफाइन करता है, चलो ये प्रियम्बल किस चीज को डिफाइन करता है इनके अंदर, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it defines that the Muslim will be enabled to live in accordance with the teaching of Quran and Sunnah while provisions be made for the minority। कि लोग भी यहाँ पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और माइनॉरिटी भी अपने कल्चर और जो उसका मजहब है उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। इट आल्सो इंटेल गारंटी फॉर फंडामेंटल राइट, गारंटी दे रहा है आइन कि फंडामेंटल आपके बुनियादी हकूक की गारंटी देते हैं उनको। कोई वो देखो अभी वो जो बलोचिस्तान के जो तलबा का मामला है उसके लिए उन्होंने सब रियासती इदारों को बुला रखा है अदालत में, इधर आओ, ये बुनियादी हक है, आप उससे कैसे महरूम कर सकते हो, किसी को कैसे उठा के अगवा करके उसको गायब कर सकते हो, हैं? तो यहाँ ये है बेटा, आप लोग खबरें देखा करो, मुझसे ना सारा कुछ पूछा करो क्या हुआ है। मैं यहाँ पे बताऊं और कल मैं ही गायब हूँ, क्या हुआ है। इट ऑल्सो इंटेल्स गारंटी फॉर फंडामेंटल राइट्स सेफ गार्डिंग डिप्रेस्ड क्लासेस, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो पिसे हुए तबके हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, और इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हमारी अदलिया आज़ाद हो, और सेफ गार्डिंग सॉवरन राइट्स, और हमारे जो राइट्स हैं सॉवरन राइट्स, जो हमारे खुदादाद राइट्स हैं, वो भी उनको भी महफूज रखा जा सके। अब आइन के कितने पार्ट है, मतलब 12। अब हर पार्ट का आपको पता होना चाहिए उसके नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए उस पार्ट में नीचे क्या लिखा हो। अब पेपर में वो क्या करेगा, यहां से लाइन उठाएगा और कहेगा बताओ ये आइन के किस पार्ट की ये लाइन है। हाँ, तो किस पार्ट की ये लाइन है, हो सकता है वो खाली वो कह दे 12 पार्ट्स के नाम लिख दो, जो मर्जी पूछ ले, किताब है ना, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी, इट डिफाइन द कंट्री एज इस्लामिक, यानी कि जो कंट्री एज हमारे मुल्क की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे लिखी हुई है, पार्ट 1। और इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 4 टेरिटरीज एंड डिफाइंड द रिलीजन ऑफ द स्टेट, और इसी में हमारे मजहब की तारीफ भी है, यानी कि हमारे मुल्क की और मजहब की तारीफ यहाँ पे है पार्ट 1 में। इट आल्सो इंक्लूड प्रोविजन सच एज एलिमिनेशन ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी तरह का इस्तेहसाल नहीं होगा। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और लोगों के जो हकूक हैं कानून के मुताबिक उनको डील किया जाएगा। और लॉयल्टी टू द स्टेट एंड अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर बंदा रियासत का और कानून का पाबंद रहेगा। एंड द डिफाइनिंग हाई ट्रीजन अलॉन्ग विद इट्स पनिशमेंट, और अगर किसी ने कोई गद्दारी की तो उसकी सजा के मामला वो यहाँ पे रख रखे हैं। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी, आर्टिकल सेक्शन या आर्टिकल 1 से 6 तक, ये याद रखने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन कोई पता नहीं पूछे पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कवर करता है, बता रहा हूँ भैया, ये ना कहना कि ये सर 8 नंबर का पूछ सकता है, 6 नंबर या पूछ सकता है। फिर अब आगे बता दे क्या करूँ मैं, तूने करना है ना, अब इसको करना है अच्छे तरीके से। क्या कह रहे, क्या कह रहा है, इस सवाल कोई कर रहा था बच्चा, क्यों छोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे खुदा ना खासा हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ पल्ले पड़ ही जाएगा। बिल्कुल छोड़ के जाओगे क्या करोगे, एमसीक्यूज आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर तो कर ही सकते हो ना कुछ अगर पढ़ा होगा तो। बेशरम बच्चे, देखिएगा मेरे बच्चे। अच्छा पार्ट 2 का नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब इसमें क्या कुछ होगा, कहता है इट बिगिंस विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब देखो ना, देखो वहां पे क्या थी, डेफिनेशन ऑफ द कंट्री, इट डिफाइंस द कंट्री, इट डिफाइंस द स्टेट। अब देखो ये आपको धोखा देंगी चीजें हैं, ये बात पार्ट 1 में थी या पार्ट 2 में थी, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही आते हैं इसमें हर दफा एमसीक्यूज। It defines, it begins with the definition of the state and continue with dealing with the laws regarding fundamental rights and principles of policy. बुनियादी हकूक से लेकर fundamental rights include laws that deem void which are inconsistent with the fundamental right. यानी कि मुल्क में कोई भी ऐसा कानून बना जो बुनियादी हकूक के खिलाफ होगा वो void consider होगा। जैसे उसने बताना भी शुरू कर दिया, जैसे सेफ गार्डिंग रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, लोगों को अरेस्ट करके हब्से बेजा में रखना, गायब कर देना, कि यहाँ पे है वो जो बलोच तलबा को पढ़ा।
तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ना, वो जो जिन लोगों ने गायब किया है, आर्टिकल 7 से लेकर 40 के दरमियान यहाँ पे ये आर्टिकल्स लगेंगे उस बंदे के ऊपर। तो यानी कि इनके दरमियान ही कहीं पे वो आर्टिकल होगा। अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, कि गुलामी यहाँ पे अलाउ नहीं है, किसी बंदे को आप गुलाम नहीं बना सकते। मजे की बात है, पूरा मुर्गी गुलाम है। चलेगा। चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं। और मजे की बात क्या, जितने बड़े बड़े ये जनरल हैं, जितने बड़े बड़े जज हैं, सब ब्यूरोक्रेट, सबके घरों में बच्चे काम करते हैं। और यहाँ पे क्या है, चाइल्ड लेबर मना है, उसके सजा भी है इसकी। और इनके घरों में खुदा ना खासा बच्चों की इमारतें भी हैं, सब कुछ है, इनके केसेस अन्य बात हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि किसी को जबरदस्ती किसी से कोई मजदूरी करवाना। राइट टू एंटर लॉफुल प्रोफेशन एंड ट्रेड, याद है हर बंदे का हक है कि वो लॉफुल प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है और ट्रेड। एनी एग्रीमेंट है इसके जो अगेंस्ट होगा वो क्या होगा, वॉइड कंसिडर होगा। और राइट्स टू एजुकेशन, हर बंदे का राइट है कि वो तालीम हासिल करे। एंड सेफ गार्डिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, के मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। The second part contain policies such as discouraging prejudices and discrimination, यानी कि इसमें ये पॉलिसीज भी हैं कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन नजर ना आए। देखो ना आजकल जब लोग एम्प्लॉयमेंट की वो देते हैं, वैकेंसी देते हैं, वो साथ एक लाइन लिखते हैं, वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। अगर वो ये बात नहीं लिख रहे होते, खवातीन और मर्द हजरात को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो समझ लो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आइन के इन आर्टिकल्स के तहत उनकी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए लोग बेचारे उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, वो साथ लफ्ज लिखते हैं, वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। कोई बंदा खाली लिख रहा हो ना जॉब के इश्तिहार में, हाँ, कि हम सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई करें, सिर्फ खवातीन अप्लाई करें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये बंदा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को फरोग दे रहा है। पंगे बड़े हैं, अगर कोई लेना चाहे ना। इसलिए तो वकीलों को लोग बेचारे वो हाथ नहीं लगाते हैं। इनको कानून का पता होता है, सारी चीजों का पता होता है, फिर कानूनी तौर पर ये क्या करते हैं, अगले बंदे को तंग करते रहते हैं। बेटा पार्ट 3 नाम याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन किसको कहते हैं, वफाक। इट इंक्लूड एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और वफाक में कौन शामिल है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। टर्म ऑफ ऑफिस उसकी क्या होंगी, पावर वेस्टेड इन द पोजीशन, उसको क्या पावर मिलेगी, रिमूवल कैसे करना प्रेसिडेंट को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, और लिमिटेशन सच एज एक्सरसाइजिंग फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, इसके एडवाइस पे काम कर रहा होता है। दिस पार्ट आल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेनेट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। वफाक में यही होता है ना, सदर होते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। सूबों में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, प्रोविंशियल असेंबली होती है, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। हाँ, तो वफाक की जब बात हो फेडरेशन की, तो उसमें प्रेसिडेंट, उसके सारे मामला, और उसके बाद सेनेट और नेशनल असेंबली, उनकी क्वालिफिकेशन, मेंबर्स वगैरह की डिस्क्वालिफिकेशन, वो सारा आ जाएगा। पार्ट 4 कहता है प्रोविंस, सूबों के बारे में। अब ये सूबों की बात होने लगी, तो फेडरेशन में ना ये पूछेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लाइन उठाएगा, कहेगा बताओ ये कहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह की अच्छा चले, वो तो अल्लाह ही हाफिज। प्रोविंसेस मैं कह रहा हूँ हमेशा कंफ्यूजिंग आता है इसका क्वेश्चन। इट आल्सो इंटेल, अब छोड़ दो हाँ, प्रोविंसेस पार्ट 4 प्रोविंसेस सूबों। इट आल्सो इंटेल्स ए कंपोजिशनल फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड गवर्नर, ये उनके मामला, क्योंकि सूबे को ये देख रहे होते हैं। It also includes the financial procedures such as provincial consolidated fund and public accounts and procedure related to annual budget statements and coordinates, जो भी है यहाँ पे चलेगा, ordinances. Part 5 relation between federation और सूबे। देखो पहले आपने पार्ट 3 पढ़ा, उसमें क्या था, फेडरेशन, पार्ट 4 सूबे, और अब दोनों के ताल्लुकात। It includes distribution of legislative power, administration relation between provincial and फेडरेशन एंड प्रोविंशियल। अब देखो हमें लगा कि शायद ये फेडरेशन का लफ्ज आया ना, हमें लगा कि शायद फेडरेशन से बात किया, पेपर में ये सवाल आया था, यहीं से आया था। इसी लोगों को लगा फेडरेशन की बात हुई, फेडरेशन से आया होगा, पार्ट 3 से आया होगा, और कईयों को लगा वो सूबे की बात हुई है ना, पार्ट 4 से आया होगा, जबकि वो था क्या, पार्ट 5। सच एज ऑब्लिगेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस, देखो उनका जिक्र हुआ ना, नीचे ऑप्शन थे, अच्छा नीचे ये ऑप्शन नजर लिखा आ रहा हो, पार्ट 4 प्रोविंसेस, पार्ट 3 फेडरेशन है, नीचे ये 4 ऑप्शन में ये भी लिखा हो कि बताओ ये स्टेटमेंट कहां से है, ये वाली स्टेटमेंट है। आपको ये फेडरेशन प्रोविंसेस आ तो गया, इन्हीं से होगा कुछ। तो मेरे बच्चे ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। It also entails special provision relating to Council of Common Interest, National Economic Council, Broadcasting and Telecasting। होता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग चीजें जो हम क्या करते हैं, लाइव वो कर रहे होते हैं, टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, लाइव रिले कर रहे होते हैं, और टेलीकास्टिंग क्या होती है, रिकॉर्ड करके जो चला रहे होते हैं, ये सारे ये मामला। पार्ट 5 फाइनेंस, सॉरी 6 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। कहता है इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन, देखो बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस।
अच्छा वहां पे ना, अच्छा ये लाइन, अच्छा सॉरी मादरत के साथ ये लाइन थी जो उसने सवाल पूछा, उसने कहा कि बताओ ये किस पार्ट में कवर होता है, और ऊपर फेडरेशन था, प्रोविंसेस था, रिलेशन बिटवीन प्रोविंशन और रिलेशन था, और फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसमें कहीं नाम ही नहीं है प्रोविंसेस का और फेडरेशन का, लेकिन ये लाइन यहाँ से थी। तो खुद सोचे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने सही लिखा होगा ऑप्शन। ये था सवाल मादरत के साथ, अभी लेटेस्ट वाली अटेम्प्ट वाला। मुझे कि बड़े गौर से पढ़ना पड़ेगा कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, आपने बताना फिर ये यहाँ से है, ये इस पार्ट से है। अभी तक तो एमसीक्यूज भी पूछ रहे हैं आपसे। इट आल्सो इंटेल्स बोरोइंग बाय फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैसे उधार लिया करेंगे फेडरल प्रोविंशियल, अपॉइंटमेंट पावर एंड फेडरेशन ऑफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसकी क्या पावर होंगी, और ये पता ना ये इदारों के जो ऑडिट करता है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो पब्लिक इदारों की वो करता है। दिस पार्ट आल्सो इंक्लूड प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स लायबिलिटी एंड सूट्स। जुडिकेचर पता चल रहा है, अदलिया से रिलेटेड बात होने लगी है। इट इनकम्पास एस्टेब्लिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि बनाए जाएंगे, उनकी एस्टेब्लिश किया जाएगा, उनके अख्तियार तय होंगे, होता है ना अख्तियार, दायरा अख्तियार, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस कैसे काम करेंगे, किसका, कौन, ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शरीयत कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होंगे, प्रोविजन सच एज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो जो होती है ना कोर्ट की बेइज्जती, जब वो किसी को बुलाते हैं वो नहीं आता, हम कहेंगे आपको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाएंगे आपके ऊपर, है आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस क्या होंगी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या होती है, आजकल पता है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के बड़े चर्चे हैं। जो जजेस के जो मिसकंडक्ट होते हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखती है, जो जजों के मिसकंडक्ट होते हैं, जो वो हो ना, वो जो अभी 2-4 जजेस हैं और जिनका केस चल रहा है वहां पे, यार आप लोग पता नहीं कौन हो, आप पता नहीं कहाँ पे रहते हो, गोली मारो, हाँ गोली मारो, पता नहीं मैं किनको समझा रहा हूँ, वो देख रहा है जज, जज के ऊपर केस है, और कहाँ पे है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मतलब अगला बंदा बात करके कहता है यार मैं किनसे बात कर रहा हूँ हद होगी। मुझे क्या पता था ये सारे जन्नत मिर्जा के फॉलोअर बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको क्या पता मुल्क में क्या हो रहा है? ले बेटा, हाँ तो बेटा जिसमें इंटरेस्ट है वही मैं कह रहा हूँ, उसकी जिसमें इंटरेस्ट है ना, उसकी बहन की शादी थी पिछले 2-4 दिन पहले, है उन्होंने 2-4 दिन कंजर खाना लगा के रखा है वो बात कर दूं मैं, वो तो इंटरेस्ट है ना। मुल्क में हालात सारे खुदा ना खासा सत्यानाश हुआ पड़ा, इनको मुल्क का नहीं पता। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता है उसकी बहन की शादी थी, और भाई सोशल मीडिया पे आ रहा है? चलो चलो वापस आओ बेशर्म। अच्छा देखिएगा, कहते कि इलेक्शन जो अभी हुए हैं इस आर्टिकल्स के तहत हुए मेरे बच्चे, या इनके इस पार्ट 8 के तहत अभी इलेक्शन हुए। हाँ 8 फरवरी के लिहाज से याद रखिएगा। इट इंक्लूड द फॉर्मेशन ड्यूटीज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि उसने क्या करना है, उसने सब वोटिंग रोक के, और उसने फिर 2 नंबर वोट तैयार करने हैं, एंड इलेक्शन कमीशन अलॉन्ग विद इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो भी इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कानून है वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। Islamic provision, Part 9. It includes provision related to Holy Quran and Sunnah along with the composition and function of the Islamic Council. ये Islamic Council बना रखी, वो भी एडवाइस करती है कि कौन सा काम शरी है, कौन सा गैर शरी है, एडवाइस करती है ताकि कोई भी काम सुन्नत और कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट ना हो। Part 10 इमरजेंसी, अब पाकिस्तान में इसके चर्चे हैं, हाँ ये चर्चे इमरजेंसी के चर्चे हैं कि कहता है कि इट इंक्लूड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर। अगर ये मोस्टली तब होती है जब जंग लगी हो और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। हाँ इसका ये देखो मैंने कहा ना कि ये लोग हमेशा सहारा इस चीज का लेते हैं, जंगी हालात हैं या इंटरनल हालात खराब है, और क्या कर लेते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। सब लोगों के राइट्स कहते हैं, पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, याद रखना यहाँ पे जब इमरजेंसी लग जाए आपके फंडामेंटल राइट्स, आपको जिसको मर्जी उठा दो है, जिसको मर्जी गैप कर दो है, जो मर्जी आपसे करो, आपके फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन के, बोलने के, सब खत्म। ऐसे मैं कह रहा हूँ, वो तो डिक्लेयर करके लगाई जाती है ना इमरजेंसी राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन जो भी है। कहता है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आइन को तब्दील करना हो, स्पेशल रेजोल्यूशन याद है, खैर यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगी। कहता है कि इट इंक्लूड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का बिल लेकर आओ पार्लियामेंट में, उससे चेंज कर लो, लेकिन उसके लिए फिर एक खास मेजोरिटी चाहिए होती है, वो हम पढ़ नहीं रहे, वो सारा यहाँ पे लिखा होगा। आर्टिकल 238-39, 2 आर्टिकल पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि आइन कैसे चेंज होता है। मिसलिनियस यानी कि रली मिली सी चीजें। इट इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो आपके हैं जो CSS ऑफिसर वगैरह, कमांड एंड फंक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस,
अच्छा, इनको 12वें पार्ट में रखा हुआ है, लेकिन ये सब उस पार्ट इन्हीं के अंडर है। आर्म फोर्सेस, मोर एवर इट कंप्राइजेज डेफिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, पहले फाटा वगैरह हुआ करते थे, प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, नेशनल लैंग्वेजेस, वो सारे इसमें मिसलेनियस में कवर होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना हर एक पार्ट को। अब आपसे पूछेगा इसके शेड्यूल्स, और पूछेगा 4 शेड्यूल का नाम बताओ, उसमें क्या कवर होता है, लेजिस्लेटिव लिस्ट है वो। 3rd शेड्यूल में क्या है, ओथ ऑफ ऑफिस, जो हम ये हलफ उठाते हैं। 2nd शेड्यूल क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 1st शेड्यूल में क्या है, लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। इन आर्टिकल से जो जिन चीजों पे ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होते वो यहाँ पे बता रखे हैं 1st शेड्यूल के अंदर। ये है आर्टिकल 8 सब सेक्शन, सब आर्टिकल 1 8, यानी कि 8वां ही है, 8 सब सेक्शन 1, 8 सब सेक्शन 2, 8 सब सेक्शन 3 4, बस ये लिख लेना। यानी कि लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आर्टिकल, 8वें आर्टिकल जो अभी आइन पढ़ के आए उसके आर्टिकल है ना, 8वें आर्टिकल से जो लॉ एग्जेम्प्ट है वो 1st शेड्यूल में। कौन कौन किन किन लॉज के ऊपर आर्टिकल ये वाले अप्लाई नहीं होंगे, 8वां आर्टिकल, उसका सब क्लॉज 1 2 3 4। और 5th शेड्यूल किसको कवर करेगा, रेम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस। द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक मुल्क में अगर कानून साजी करनी हो तो कैसे होती है। गवर्निंग स्ट्रक्चर तो पहले मुल्क का देखिएगा। पाकिस्तान हैज ए फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, पूछेगा एमसीक्यू उसके अंदर, पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फेडरल पार्लियामेंट है मेरे बच्चे, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वफाकी पार्लियामेंट्री, ऊपर से वफाकी पार्लियामेंट्री, वफाक कंट्रोल करता है सबको, विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। अब ये पूछता है, बार बार पूछा हुआ, कई दफा पूछ रखा है कि प्रेसिडेंट का रोल क्या है, ये हेड ऑफ स्टेट कंसिडर होता है। एंड प्रॉपरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पूछ रखा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, सदर। इसको याद रखिएगा, बहुत दफा पूछ रखा है। कहता फेडरल लेजिस्लेचर इज ए बाइकैमरल मजलिस शोरा, वो जो वफाकी कानून साजी है ना, वो इज ए बाइकैमरल मजलिस शोरा, वो यानी कि वो 2 इदारों पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट, यानी कि जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ द, और ये जो बाइकैमरल मजलिस शोरा है, जिसको मजलिस शोरा का लफ्ज बोले, कानून साजी करने वाले इदारे, वो कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली को लोअर हाउस भी कहते हैं और सेनेट को अपर हाउस भी कहते हैं, याद रखोगे इस बातों। लौड़ा प्रेसिडेंट, अब ये प्रेसिडेंट में थोड़े थोड़े बीच में से पॉइंट बता रहा हूँ बस। एक तो प्रेसिडेंट देखिएगा, पॉइंट लिख रखे हैं, प्रेसिडेंट सिंबल ऑफ यूनिटी होता है, जो लिख रखे हैं उसमें, बस मैं मेन बता रहा हूँ। ये लाजमी मुसलमान होना चाहिए, और इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, और एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये दोबारा से री इलेक्ट होकर भी आ सकता है। और मेजोरिटी पार्टी जिसकी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी हो उसका सदर आता है। अभी ये इसलिए जरदारी आ रहा है हालांकि उसकी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन बहर क्या करें, वो दोनों मिलकर जरदारी सदर है बाप का। और अप्रूव द स्टैट्यूट्स, और ये क्या करता है, कानून को अप्रूव करता है। बेटा आप खुद लिख लीजिएगा। हाँ वो सही बात है, नहीं आर्मी वो आखिरी मिसलिनियस में आ तो गया है 12वें पार्ट में, आर्म फोर्सेस। चले आज देख रहा है तो खतरों का खिलाड़ी, कल 2-4 दिन से बड़ा बोल रहा है। गाइड द, चेक करो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को गाइड भी करता है तो गाइड ही करता है उधर। तो ये देखिएगा, ये पॉइंट्स दिमाग में रखें। उसके बाद आ जाता है प्राइम मिनिस्टर। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो यही है भैया, जिसको वोट दिया हमारा तो वही है, जिसको पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया, चंद लोगों को निकाल के, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर वही है। ये तो खुदा ना खासा चंद जिस तरह के लोग हैं, जो लोग हैं उनका होगा, जो आएगा आगे है। तो हमारा तो यही है, जिसको हमने वोट दिया है, जिसको पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया। खैर, तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर, इसको कौन इलेक्ट करेगा, जिसके नेशनल असेंबली में मेजोरिटी हो, और असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट, इसको असिस्ट कौन करता है, कबीना है, वफाकी कबीना, जो वफाकी वुज़रा होते हैं, ये उनकी मदद से काम करता है। और फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट, और फेडरल मिनिस्टर तो देखो 5 साल के लिए आते हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, जब तक गवर्नमेंट, जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा उसको अपॉइंट करके रखता है। इनको मजीद असिस्टेंस किससे मिलती है, सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट ऑफिसर। जैसे आजकल मरियम नवाज जो यहाँ के सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के, उनको बुला रही है अदारों के सेक्रेटरीज को, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी है, वो पक्के पक्के बैठे होते हैं। ये लोग आते जाते, पक्के पक्के मतलब वो इदारों के चलाते हैं। ये लोग आते जाते हैं 5 साल के लिए, लेकिन वो पक्के पक्के। सेनेट, सेनेट क्या है अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा देखिएगा सेनेट काम कैसे करती है। सेनेट का जो मेंबर होता है ना, सेनेटर होता है, उसकी मुद्दत होती है 6 साल। जब हमारे पहले सेनेटर हमने अपॉइंट किए थे ना मेरे बच्चे, जब पहले सेनेटर, मान लो 100 सेनेटर होते, 100 सेनेटर, पहला जब हमने सेनेटर अपॉइंट किए थे, पहली दफा सेनेट में लोग अपॉइंट किए थे सेनेटर, हमने 50 इलेक्ट किए थे।
तो उनकी मुद्दत कहां तक थी बोला, 6 साल तक। उसके बाद जब 3 साल गुजर गए थे, यानी कि 50% सेनेटर हमने पहले इलेक्ट किए, पहले शुरू में 6 साल मुद्दत थी उनकी। फिर जब 3 साल गुजर गए ना, 3 साल के बाद हमने 50% मजीद सेनेटर इलेक्ट कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है हर 5 साल के बाद चेंज। तो हम हर गवर्नमेंट को मौका देते हैं कि वो क्या कर ले, वो अपने सेनेटर ले आए। तो देखना, जो अभी नेशनल असेंबली आजकल डिसॉल्व है, लेकिन सेनेट अभी भी है। सेनेट परमानेंट हाउस होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। अगर कुछ रिटायर हो भी जाए सेनेटर, आधे रिटायर होते हैं तो आधे अभी भी वहां पे बैठे होते हैं, आधों का इलेक्शन होता है। जब भी सेनेट का इलेक्शन हो रहा हो तो हमेशा आधे सेनेटर्स का इलेक्शन होता है, याद रखोगे। तो इसलिए ये सेनेट पक्की पक्की चलती है। देखो ना, नेशनल असेंबली सारी 5 साल के लिए थे, वो जब मुद्दत पूरी हुई सारे घर चले गए और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। सेनेट कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि उसका तरीकाकार क्या है, जब पहले सेनेटर हमने इलेक्ट किए थे सारे नहीं कर लिए थे, आधे किए, 3 साल के बाद जाके हमने बाकी आधे किए। तो इस तरह ये सेनेट क्या करती है, इस तरह ये हमेशा चलती रहती है, याद रखोगे इस बात को। हैं, ये सूबों से जाते हैं, हाँ, एमपीएस वगैरह। द सेनेट इज ए परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द प्रोविंस, यानी कि ये चारों सूबों से बराबर आते हैं। देखो, नेशनल असेंबली की सीटें पंजाब की ज्यादा है और सबसे कम बलोचिस्तान की है, लेकिन और वहां पे एमपीएस भी सारी कम है, लेकिन सेनेटर सबके बराबर होते हैं। क्योंकि देखो, दो हाउस कानून साजी करते हैं, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली। फिर यहाँ से कानून अभी हम देखेंगे वो जाएगा सदर साहब के पास। ये ना हो कि किसी सूबे के साथ वो सूबा छोटा हो, उसके एमएनएस कम हो, नेशनल असेंबली में तो रुल जाएंगे वो, तो सेनेट में जाकर उस बिल को रोक लिया जाता है, वहां पे उनके बराबर सेनेटर बैठे होते हैं। खैर, अभी देखेंगे। द सेनेट इज ए परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सब सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, विद इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ देयर पर्सपेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि इसको एमपीएस इलेक्ट करते हैं सेनेटर्स को। द रोल ऑफ द स्टेट सेनेट इज टू प्रमोट नेशनल कोहेजन। सेनेट क्या करती है, जो हमारी नेशनल हम अंगी है उसको प्रमोट करती है। कोहेजन होता है, आपस में जोड़ के रखती है ये सेनेट हमें। एंड हार्मनी एंड टू एलिविएट फियर ऑफ द स्मॉलर प्रोविंसेस, वो जो छोटे सूबे उनका खौफ खत्म करती है कि हमें देखे हमें शायद वो दीवार से लगाया जा रहा है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है। नहीं, उनको बराबर का हकूक दिया जाता है सेनेट में। रिगार्डिंग डोमिनेशन बाय द एनी वन प्रोविंस, ये नहीं कि पंजाब के ज्यादा है तो वही डोमिनेट होकर बैठ जाए इन द नेशनल असेंबली, क्योंकि जिसकी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी हो, ये नहीं कि सेनेट में भी उसकी मेजोरिटी होगी, नहीं, वो सब सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देयर आर आल्सो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, फाटा के और जो आईसीटी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर होते हैं। जैसे इस्लामाबाद का एक सेनेटर है, उसका सेनेट का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एमपीज देते हैं ना वहाँ के, उसी को इलेक्ट करना होता है उन्होंने, तो वो देखा जाता है वो किसका आएगा सेनेटर। अब वहाँ पे जो ज्यादा इन्होंने सीटें दे रखी है, अगेन उसको दे रखी है पीएमएलएन को, तीनों वो तो दे दी थी। नेशनल असेंबली अभी मुअत्तल किया है, अल्लाह करे वो वापस मिल जाए, बाकी भी खैर। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years, हाफ द मेंबर रिटायर आफ्टर 3 years, हर 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं। एंड आर रिप्लेस्ड बाय द इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर, फिर वो 3 बराबर जितने रिटायर होते हैं उतने नए इलेक्ट कर लिए जाते हैं। Senate is a permanent institution. The election of member is not held at the same time and so continue to be present on the permanent basis. यानी कि सब जो members होते हैं सेनेटर, उनका एक ही दफा इलेक्शन नहीं होता, इसलिए ये पक्का पक्का चलता रहता है। The chairman of the Senate under the Constitution is ये बहुत अहम है मेरे बच्चे, कई दफा सिनेरियो बना के पूछा उसने, कहता है कि गवर्नर जो प्रेसिडेंट साहब है अलवी साहब, वो सऊदी अरब के दौरे पे गए, उसके बाद एमसीक्यूज है या किसी तरह बताएंगे, उसके बाद कौन कायम मकाम प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली। तो बेटा चेयरमैन सेनेट, कहता है चेयरमैन ऑफ द सेनेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेक्स्ट इन लाइन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस ऑफ बिकम वैकेंट। अगर आज प्रेसिडेंट साहब खुदा ना खासा वो ना रहे तो उनकी जगह पे कौन संभालेगा मामला, सादक संजरानी। एंड अंटिल सच टाइम ए न्यू प्रेसिडेंट कैन बी फॉर्मली इलेक्टेड, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा, जब मुल्क से बाहर जाए तो कौन काम में काम, चेयरमैन सेनेट। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ एज ए चेयरमैन, वो जो सेनेटर हम इलेक्ट कर लेते हैं ना, वो फिर अपने में से चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, वो सूबे नहीं करते। फिर वो सेनेटर जो हमने मुंतखब कर दिए वो अपने में से एक बंदे को चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। ये उसी तरह डायरेक्टर्स की तरह, डायरेक्टर अपने में से चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। ऑल स्टैट्यूट पास बाय द नेशनल असेंबली आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द सेनेट। जितने भी स्वाय एक मनी बिल के, ये एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मनी बिल कभी सेनेट में नहीं जाते, मनी बिल नेशनल असेंबली से सीधा प्रेसिडेंट के साथ पास और सीधा ही, मैंने बिल का मतलब होता है कानून, ये जो होते हैं ना बजट के कानून होते हैं बजटिंग के, ये सेनेट में नहीं जाते
ये जो छोटे मोटे होते हैं ना, मिनी बजट शीट आ गए सुना कर, जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो अखराजात के मामलात होते हैं, वो सीधा नेशनल असेंबली से होते हुए सदर, ये सेनेट में नहीं जाता। बेटा नेशनल असेंबली, द सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द पॉपुलेशन के बेस पे, इसलिए पंजाब को ज्यादा सीटें हैं। और द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 5 years ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट वोट्स बाय द वोटर्स रजिस्टर्ड। पता नहीं कि वो कहते हैं हाँ, हमारे डायरेक्ट वोट से नेशनल असेंबली वाले मेंबर अपॉइंट होते हैं, खुद सोचे। पता नहीं कौन जिन बूथ, हमने तो 8 फरवरी को डाला था, हैं इनको तो सारे वोट ही 9-10 को पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी तक पढ़ते ही जा रहे हैं, धड़ाधड़ प्रिंटिंग हो रही है उनकी, तो पता नहीं कौन वोट कास्ट करता है। इनके मुताबिक वोट हम डायरेक्टली हम लोग कास्ट करते हैं। कहता है कि द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ स्पीकर, जब हम नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो अपने में से क्या करते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नेशनल असेंबली इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ये इनका मेन मकसद क्या है, कानून साजी। अब ये एमसीक्यू पूछ सकता है, मेन फंक्शन ऑफ वो क्या है, नीचे लिखे होगा रोड पक्के करवाना है, उसके बाद बिजली के मामलात को देखना है, उसके बाद क्या है, सीवरेज के इंतजाम को देखना, और आखिर पे लिखा होगा लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। हम कहेंगे एमएनए तो रोड पक्के करवाते हैं, वो सही है। तो बेटा ये मेन काम है कानून साजी। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, अच्छा ये जो लेजिस्लेशन जब कानून साजी होती है उसका तरीका कार देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे ना अगर हम कानून साजी की बात करें, जब भी कोई कानून इसको बोलेंगे यहाँ पे बिल, जैसे वो रेजोल्यूशन होती है ना मीटिंग में, यहाँ पे क्या होता है, बिल पेश कर दिया, मतलब रेजोल्यूशन पेश कर दी, मतलब वो कानून बना तो नहीं, अभी कानून साजी के लिए बिल दे दिया है। जब ये बिल जाएगा वो कहां पे जाएगा, मान लो कि ये बिल आप पेश कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी फुप्पो की तरफ शादी हो जाए, ठीक हो गया, ये बिल आपने पेश कर दिया। अब ये बिल मेरे बच्चे या तो सीधा आप लेके जा सकते हो, भाई किसके साथ बनती है अब डिपेंड करेगा, है देखो कौन है, अम्मा है और अब्बा है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा, ये बिल जहां पे मर्जी ले लो, चाहे इसको अब्बा के पास ले जाओ, चाहे इसको अम्मा के पास। अच्छा यहाँ पे ये अपर हाउस है, ज्यादा तो अब्बा की चलती है, और ये अम्मा है लोअर हाउस, ठीक हो गया, जहां पे मर्जी ले जाओ बिल। यहाँ पे कानून ऐसे ही बने, चाहे सेनेट से आ जाए बिल, चाहे नेशनल असेंबली से। अच्छा आपने कहा कि देखो बात होने लगी फुप्पो की तरफ, तो फुप्पो है अब्बा की बहन, ऐसा करता हूँ बिल कहाँ पे लेके जाता हूँ, अब्बा के पास, तो अब्बा को जाके कहा कि अब्बा, उसने कहा कि मसला ही को नहीं, लेकिन पुत्र तेरी अम्मा तो भी पूछना पैना। यहां से इतने अप्रूव कर दिया, आगे बैठा हुआ प्रेसिडेंट दादाजी, बाद में उनके पास बाद में जाएगा। पहले क्या होगा, पहले अब्बा जी ने अप्रूव कर लिया, अब्बा जी ने अप्रूव कर लिया तो बिल किसके पास जाएगा, अम्मा जी के पास। अगर अम्मा जी ने भी अप्रूव कर दिया तो अब जाएगा दादाजी, दादाजी ने अप्रूव कर दिया तो कानून बन गया, अब तेरी शादी उत्थे ही होगी, मुबारक। लेकिन हुआ क्या, अब्बा ने अप्रूव कर दिया, लेकिन अम्मा ने कहा कि मेरी बहन ने भी तो कह रखा है, अम्मा ने इनकार कर दिया, तो बिल मेरे बच्चे क्या होगा, वापस चला जाएगा। अब जारी बात है वापस चला जाएगा, है कि भाई इसने कहा कि नहीं फुप्पो नहीं खाला, अब जब खाला कह दिया अब बिल दोबारा वापस जाएगा अब्बे के पास, अब्बा उसको गौर करेगा है कि ये मामला सही है, उसने कहा कि ठीक है फिर खाला भी इट्स ओके, मुझे तो कोई इतराज नहीं, इसका रौला ही को नहीं बीच में, इसको तो साइड पे रखो आप लोग तो साइड। अब अगर अगर अब्बा ने भी खाला को ओके, खाला की तरफ ओके कर दिया, अब मामला किसके पास जाएगा, दादा है, दादा क्या कहला मेरी थी है, उसका क्या बनना, दादाजी ने इनकार कर दिया। अब बिल ये वापस आएगा दोनों घरों के, अब ये दोनों मियां बीवी आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, अगर दादाजी इनकार कर दें फिर ये दोनों बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे, फिर ये दो भी डिसाइड करेंगे इन दोनों में से, फिर वो दोबारा दादाजी के पास, दादाजी अगर अप्रूव कहेंगे दोनों की तरफ से इट्स ओके, फिर दादाजी अप्रूव कर देंगे तो कानून बन गया। सेम यहां पे है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले प्रोसेस देखिएगा, लेजिस्लेशन का प्रोसेस। मान ले कोई बिल आया, बिल मैं बता रहा हूं कानून की बात हो रही है, बिल सेनेट से ओरिजिनेट हुआ, मान लें कि ये आप लोग हो अपर हाउस, ये सेनेटर हो, आप लोग हो नेशनल असेंबली वाले, आप लोअर हाउस वाले हो, बिल चले ओरिजिनेट कर देते हैं नेशनल असेंबली से, ये बिल यहाँ से रेजोल्यूशन पेश हुई, सर वो फलाना बिल पास करते हैं, फलाना कानून बनाते हैं कि सीए वाले बच्चों के 21 पेपर कम करके सर 15 कर देते हैं, बिल पास हो, बिल पेश हो गए। समझाने के लिए बात करना, सुन लो अब क्या हुआ, सुन लो बेशर्मो, अब क्या हुआ, सेनेटर के पास ही आ रहा है। अच्छा नेशनल असेंबली ने ये बिल पास कर दिया, तो पास हो गया, कानूनी बना भी, अभी ये बिल चला जाएगा किसके पास, सेनेट के पास। अच्छा सेनेट ने भी इसको पास कर दिया, अब ये चला जाएगा सदर साहब के पास, सदर भी तो है ना यहाँ पे, है सदर ने भी पास कर दिया तो कानून बन गया। एक तो सिंपल ये तरीका है। अच्छा ये ऑपोजिट भी हो सकता है बिल यहाँ से यहाँ पे ना होता, यहाँ से ओरिजिनेट हो, यहाँ पे पास हो गया तो जाना किसके, फिर दूसरे हो,
है? तो फिर यहाँ से सदर के साहब के पास, और उन्होंने पास कर दिया तो कानून बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद बिल ओरिजिनेट हुआ, मान लो कि नेशनल असेंबली से, यहां से पास हुआ, चला गया सेनेट में। सेनेट ने उसमें अमेंडमेंट कर दी, चेंज कर दी। अगर चेंज कर दिया है, अब ये सदर साहब के पास नहीं जाएगा, दोबारा उसी घर में आएगा, क्योंकि चेंज किया है ना, है तो वो तो अब इसको दोबारा मौका मिलना चाहिए उसको, उसको चेंज को देखने के लिए। अगर ये चेंज से मुतफिक हो, इन्होंने चेंज के साथ अप्रूव कर दिया, ठीक है भैया, कोई एतराज नहीं, क्योंकि यहां से चेंज हो गया, यहाँ पे आया था, अब ये यहां से फिर सीधा किसके पास चला जाएगा? सदर के पास। उन्होंने तो करके भेजा ना, अगर उन्होंने उसी तरह उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर किसके पास चला जाएगा? सदर के पास। अब उसके बाद देखिएगा, बिल यहां से ओरिजिनेट हुआ तो नेशनल असेंबली में आया, नेशनल असेंबली से अप्रूव हुआ, सेनेट में चला गया। सेनेट ने 90 दिन गुजार दिए, इसको देखा ही नहीं बिल्कुल, या उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हो? अब मेरे बच्चे, अगर रिजेक्ट हो गया हो, फिर दोनों हाउसेस इकट्ठे बैठे, इसको कहते हैं कि जॉइंट हाउस सेशन है आज। अक्सर अक्सर देखेंगे, आज आप बोलेंगे कि वहां पे जो हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ। जॉइंट सेशन का मतलब क्या है? सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों इकट्ठे बैठे हैं, और इकट्ठे बैठ के अगर उन्होंने उस बिल को अप्रूव कर दिया तो सदर साहब के पास जाएगा, सदर अप्रूव कर देगा तो कानून बन जाएगा। याद रखो किस बात को। अच्छा, एक अगली बात, मान लो कि एक बिल था, वो इन दोनों यहां से अप्रूव हुआ, सेनेट ने उसको इनकार कर दिया या उसको 90 दिन तक कंसिडर नहीं किया, जॉइंट हाउस में अप्रूव हो गया, जॉइंट हाउस में अप्रूव हो गए, सदर साहब के पास चला गया, सदर साहब ने वापस कर दिया। सदर साहब की तरफ से जब कोई बिल वापस आएगा, वो हमेशा जॉइंट सेशन में ही कंसिडर हो। अगर सदर साहब कोई बिल वापस कर देते हैं, वो हमेशा दोनों, क्योंकि दोनों की तरफ से अप्रूव होके गया ना, फिर दोनों लहदा लहदा नहीं देखेंगे उसको, दोनों क्या करेंगे? हमेशा इकट्ठे कंसिडर किया करेंगे। मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चे, ये सारा यहाँ पे लिखा हूं। कहता है कि अगर सिनेरियो 1, इफ इट इज पास बाय द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड, चाहे नेशनल असेंबली चाहे सेनेट, देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, एंड इफ द बिल इज आल्सो पास बाय द अदर हाउस विदाउट एनी अमेंडमेंट, चेंज नहीं हुआ कोई इसमें, देन इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। सर आप भी रजामंदी दे दो। सिनेरियो 2, कहता है इफ द बिल इज ट्रांसमिटेड टू ए हाउस एंड इज पास विद अमेंडमेंट, यानी कि नेशनल असेंबली से पास हुआ और सेनेट ने क्या किया? अमेंडमेंट करके पास किया है, चेंज कर दिया उसके अंदर, इट शैल बी सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड, फिर दोबारा पिछले घर में आ जाएगा। एंड और वो घर अगर उसको पास कर देगा विद अमेंडमेंट्स, तो फिर वो सदर साहब के पास सेनेट के लिए चला जाएगा उधर से। इफ बिल इज ट्रांसमिटेड टू हाउस इज रिजेक्टेड, यानी कि हम नेशनल असेंबली से बिल पास हो गए, सेनेट में आया, सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, या 90 दिन गुजर गए, उन्होंने उसको कंसिडर ही नहीं किया, और विद इन 90 डेज, यानी कि आर नॉट पास विद इन 90 डेज, रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन पड़ा हुआ 90 दिन गुजार दिए उन्होंने, देखा ही नहीं बिल। अरे बिल सेंट टू हाउस विद अमेंडमेंट इज नॉट पास बाय द हाउस विद सच अमेंडमेंट, यानी कि एक हाउस से बिल पास हुआ था, पास होने के बाद वो सेनेट में गया, सेनेट ने उसमें अमेंडमेंट कर दी, नेशनल असेंबली आप उस अमेंडमेंट पे मुतफिक ही नहीं हो रही। 3 सिचुएशन है जहां पे क्या होगा? वो जॉइंट सेशन रिजेक्ट हो गया हो, 90 दिन तक पास ही ना करें, या पास कर दें, अमेंडमेंट के साथ पास हुआ था, और अगली दूसरी जो हाउस है उसको अमेंडमेंट को ना माने। द बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, जहां से वो शुरू हुआ था, फिर उसकी ख्वाहिश पे, उसकी रिक्वेस्ट पे जॉइंट सेशन होगा मेरे बच्चे, जॉइंट सिटिंग होगी। एंड इफ द बिल इज पास बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन जॉइंट सेशन, फिर जितने लोग बैठे होंगे दोनों इकट्ठे कर दिया, फिर मेजोरिटी जिस तरफ होगी वो बिल पास हो जाएगा, और फिर वो असेंबली के लिए सदर साहब के पास भेज दिया जाएगा। याद रखोगे। और कहता है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न ए बिल, प्रेसिडेंट से जब भी बिल वापस आएगा वो हमेशा कहां पे डिस्कस होगा? जॉइंट सिटिंग। एंड इफ इट इज अगेन पास विद और विदाउट अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। फिर वो दोबारा पास हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे? सदन ने कोई अमेंडमेंट की होंगी ना, इसमें ऐसे करो, फिर वो अमेंडमेंट के साथ अप्रूव कर देंगे, दोबारा सदन को दे देंगे, और सदन क्या कर देगा? उसको अप्रूव कर देगा। ये बड़ा है। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल। ये यही रौला पड़ा था ये पिछले दिनों में, प्रेसिडेंट जब ये गवर्नमेंट आखिरी दिन थे ना पीडीएम के, इन्होंने एक बिल भेजा था, उसने 10 दिन तक ना उसको देखा ही नहीं, लेकिन उसने 10 दिन के अंदर अंदर उसने हाँ ना करनी होती है बिल के ऊपर, उसने क्या कर दिया था? उसने इनकार कर दिया था एक बिल को पास करने के लिए, उसने वापस भेज दिया, लेकिन उसके नीचे जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने उसके बिल को ओके कर दिया। ये पिछले दिनों में ये फटा पड़ा था कि सदर ने कहा कि 10 दिन में हाँ ना करनी थी, उसने ना कर दी, और निचला जो स्टाफ था सदारती हाउस का, सदर हाउस का, तो उसने क्या कर दिया? उस बिल को अप्रूव कर दिया सदर की तरफ से, और बिल दे दिया वापस, और कानून बना दिया। बाद में सदर साहब मुकर गए, जब पीडीएम हटी उसने कहा कि मैंने तो किया नहीं था इस पे साइन,
वो कहते हुए थे, नहीं तो 10 दिन के अंदर करना था। मैंने कहा मैंने तो कर दिया था। वो कहते तेरे हाउस से आया साइन हो गए। वो कहते मैंने नहीं किया, फिर किसी और ने किया, ये फटा पड़ा था। माजरत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये हुआ था आपके मुल्क के अंदर, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। चलें खैर, गोली मारो। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days असेंड टू द बिल और रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट। या तो असेंड करे या दोबारा करे रिकंसिडरेशन के लिए, इन केस ऑफ ए बिल अदर देन मनी बिल। अच्छा, मनी बिल को रिटर्न नहीं करता, वो पास करने ही करना होता। मनी बिल ये जो मेनली एमएनएस होते हैं ना, ये मुल्क चला रहे होते हैं वक्ती तौर पे। मनी बिल इनकी तरफ से होता है, वो जाना ही जाना होता है। ये वो होते हैं पैसे जो फौरन तौर पे गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी लाइबिलिटी पे करने के लिए पे करने होते हैं। ये नहीं रुकता, ये नेशनल असेंबली से पास हो गया, उसके बाद ये आगे जाने ही जाना होता है। इन केस ए बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली और पास बाय इट इज पेंडिंग इन द सेनेट। अगर नेशनल असेंबली से पास हो गया हो, सेनेट में पेंडिंग हो। अच्छा, ये गौर से देखिएगा, एक बिल ओरिजिनेट हुआ है नेशनल असेंबली से और सेनेट ने अभी अप्रूव नहीं किया और नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, बिल खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर नेशनल असेंबली पीछे से खत्म होगी, जैसे अभी आपने अप्रूव नहीं किया और नेशनल असेंबली पीछे से खत्म होगी, अभी आपने बिल को कंसीडर ही नहीं किया था, तो द बिल शैल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। अल्फाज देख लो क्या है। इन केस ए बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली और पास बाय इट इज पेंडिंग इन द सेनेट। अच्छा, यहां पे एक और चीज भी है, आपने बिल पास कर दिया और वो पेंडिंग यहां पे था और ये खत्म हो गया, बिल तब भी गया। अगर एक बिल नेशनल सेनेट ने अप्रूव किया और अभी सेनेट में ही अप्रूव होकर पड़ा हुआ, यहां पे नहीं गया और ये खत्म हो गया, तब अभी ये जिंदा रहेगा, नए आने का वेट करेगा। जो इनसे निकल के अप्रूव होकर सेनेट से निकल के नेशनल असेंबली में चला गया और नेशनल असेंबली की अप्रूवल से पहले नेशनल असेंबली खत्म, तो बिल खत्म। नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो गया, आपके पास पड़ा हुआ, नेशनल असेंबली पीछे से खत्म, बिल खत्म। आपसे अप्रूव हो गए, अभी आपके पास पड़ा हुआ है, अभी जिंदा रहेगा क्योंकि इनके पास गया ही नहीं और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो भी जाए, कोई मसला नहीं, हम नहीं का वेट करेंगे। याद रखोगे इस बात में। द बिल शैल लैप्स ऑफ द रेजोल्यूशन। देखो ये अल्फाज है, इन केस ऑफ बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली, यानी कि यहां से अप्रूव हो गया, यहां पे पेंडिंग है, या पास बाय इट, इन्होंने पास किया था और आपके पास पेंडिंग है, द बिल शैल लैप्स। याद रखोगे। बट इफ द बिल इज पेंडिंग इन द सेनेट नॉट पास बाय द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली से पास नहीं हुआ, एक सेनेट में पेंडिंग है, शैल नॉट लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द, यानी कि यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, अभी यहीं पे पेंडिंग है, अभी यहाँ पे डिस्कशन होनी है उस बिल की, लेकिन नेशनल असेंबली खत्म होगी तो वो कहेंगे कि भैया अभी मानो। देखो कल पता, कल का मामला देखो, उन्होंने कहा कि ये जो धांधली हुई है इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। जाहिर बात है, कोई रेजोल्यूशन लेकर आएगा धांधली के डिस्कशन, वो कहता है हम तो धांधली पे कर लेंगे डिस्कशन, उसके बाद किस वजीर से सवाल जवाब करेंगे? वजीर तो है को नहीं जो जिम्मेदार हो, जो भी हो, कहता अभी गोली मारो, जब आ जाएगी ना असेंबली फिर हम इस पे धांधली पे डिस्कशन करेंगे। कहता है कि मनी बिल, अच्छा मनी बिल बार बार पूछता पेपर के अंदर, मनी बिल क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये हमेशा नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है और ये ओरिजिनेट होने के बाद सेनेट में नहीं जाता, सीधा सदर के पास और वहां से अप्रूव हो गए, इंप्लीमेंट हो जाए। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, जो बिल इस तरह नेशनल असेंबली से या सेनेट से अप्रूव हो गए, सदर साहब के पास जाए और अप्रूव हो जाए, उसको कहते हैं एक्ट। ये हमेशा क्या बनते हैं? एक्ट। याद है वो अभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फलाना एक्ट, ये सारे एक्ट बने थे, जैसे मतलब इन दोनों घरों से जाके उसके बाद सदस्य अप्रूव हो गए, वो कानून बना हुआ, इसलिए उसका नाम क्या है? वो एक्ट रखा हुआ। A money bill shall originate in the National Assembly, and after it has been passed by the Assembly, it shall, without being transmitted to the Senate, be presented to the President for assent. यानी कि बिल को, जो मनी बिल होता है वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ये सेनेट में नहीं जाता, सीधा सदर साहब के पास असेंट के लिए चला जाता, और सदर साहब ने असेंट देनी होती है, क्योंकि सदर किनका होता है पता? जिनकी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी होती है, उन्होंने तो अप्रूव किया है, उन्हीं का सदर है, ये कैसे हो सकता है उसको अप्रूव ना करे? इसलिए ये रुकता ही नहीं। ऑर्डिनेंस, अच्छा ऑर्डिनेंस क्या होता है? जहां पे सदर डायरेक्टली हुक्मनामा जारी कर दे। अच्छा, यहाँ इनकी बजाय वो सदर साहब ने डायरेक्टली कानून पास कर दिया। देखो कानून शुरू कहां से हुआ? सदर से। सदर ने वक्ती तौर पे किसी सिचुएशन को कवर करने के लिए कानून बना के इंप्लीमेंट कर दिया, अनाउंस कर दिया, ये कानून है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन मेरे बच्चे, इसकी उम्र होती है 120 दिन। 120 दिन के अंदर ये इन दोनों हाउसों से अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर ये अप्रूव ना हो तो ये खत्म हो जाता है, याद रखो। अगर ये दोनों अप्रूव कर दें तो इसको जिंदगी मिल जाती है, ऑर्डिनेंस को। The president, if does necessary to make immediate action, he has power to make an ordinance when the National Assembly is not in session. यानी कि इन दिनों में सदर तो है ना, सदर चाहे तो कोई कानून डायरेक्टली पास कर सकता है।
such ordinance promulgated thus shall have the same force and effect as act of the parliament. ये जो ऑर्डिनेंस की वही हैसियत होगी जो जो दोनों हाउसों से अप्रूव होकर जो कानून बनता है. The ordinance shall stand repealed after 120 days. ये रिपील्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 120 दिनों के बाद. If it is not presented or passed by the National Assembly in case of money bill, and यानी कि सदस्य साहब डायरेक्टली मनी बिल भी इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के तौर पे. वो नेशनल असेंबली से अप्रूव होना चाहिए. अगर कोई आम बिल होता है मनी बिल, वो दोनों हाउसों से अप्रूव होना चाहिए. अगर 20 दिन में ना अप्रूव हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, रिपील्ड हो. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. बेटा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था. कानून साजी किनका काम है, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कौन है, नेशनल असेंबली, सेनेट और सदन. लेकिन मेरे बच्चे ये तो बड़े बिजी हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं कानून साजी के लिए. और बात कर ये बहुत टेक्निकल भी नहीं होते, खुश होते हैं कितने पढ़े लिखे हैं ये कानून साजी खा करेंगे. तो फिर ये क्या करते हैं, कानून साजी की जो पावर है ये आगे जो रेलिवेंट इदारे होते हैं उनको दे देते हैं. जैसे मान लो अगर कंपनीज की कानून साजी करनी है तो एससीसीपी को कह देते हैं. यहाँ पे टेक्निकल लोग बैठे होते हैं, एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं. वो कहते हैं हम क्या कानून साजी करेंगे, आप कर लो. या वो क्या करते हैं कि ओग्रा, अगर ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कानून साजी करनी है तो ओग्रा को, अगर तालीम से रिलेटेड कोई कानून साजी करनी है तो एचईसी को. तो इस तरह ये जो कानून साजी कर रहे होंगे ये क्या करेंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड कानून साजी करनी है तो आई कैप, तो इनको वो डेलीगेट कर देते हैं. इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मुंतकिल की हुई लेजिस्लेशन. जो उनका था तो इनकी जिम्मेदारी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी आगे मुंतकिल कर दी है. लेकिन इसमें इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. जो यहाँ पे बिल हो जाएगा, जो यहाँ पे कानून बनेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती उसको. वो पक्का है, वो पत्थर पे लकीर है. लेकिन जो यहाँ पे कानून बनेंगे ना, इनको अदालतों में भी चैलेंज किया जा सकता है, इनको ये लोग भी खत्म कर सकते हैं. अदालतें भी इनको खत्म कर सकती हैं अगर वो नामुनासिब. याद रखोगे, क्योंकि ये वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है. याद रखोगे, कहेंगे आप उन्हें पावर तो उन्होंने दी है ना, लेकिन गंदे बंदे को पावर दे दी, उसने गंदी हरकत की, उसको चेंज किया जा सकता है. इन डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर इज गिवन टू एन एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ए मिनिस्टर और पब्लिक बॉडी टू मेक सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ऑनली. खास मकसद के लिए हम किसी मिनिस्टर और उसकी वजारत को दे देते हैं कि आप लोग देखो. जैसे लोकल अथॉरिटीज आर गिवन स्टैट्यूटरी पावर टू मेक बाय लॉज, जो हमारे सूबाई लेवल पे कानून होते हैं, लोकल लॉज होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, लोकल अथॉरिटी को दे देते हैं. जैसे होता है कि PHA ये फलाने एरिया को ये कानून साजी खुद कर लें, इस इलाके के मामला को देख लें. कहते हैं कि कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट हैज सम कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंड डिफाइनिंग द पावर टू मेक रूल्स. जब वो पावर देते हैं साथ कुछ रूल्स कंडीशन भी लगाते हैं, ये नहीं करने वाली पावर दे देते हैं. और रूल्स मेड अंडर डेलीगेटेड पावर टू मूव लेजिस्लेशन में बी चैलेंज इन द कोर्ट्स. और जो वो हम पे जो पावर दी गई है या जो कानून बनाती हैं ये डेलीगेटेड इदारे, वो क्या हो सकते हैं, वो अदालतों में चैलेंज भी हो सकते हैं. दैट इज द अल्ट्रा वाइड्स. और क्योंकि वो बियॉन्ड पावर होते हैं ना, हम कहेंगे ये कानून साजी तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो पार्लियामेंट से ही होनी चाहिए, तो हम इस बेस पे भी चैलेंज कर सकते हैं. In other words, that it exceeds the prescribed limits or has been made without due compliance. यानी कि जहाँ पे एहतियात ना बरती गई हो, औकात से ज्यादा पावर इनको दे दी गई हो, तो उनको अदालतों में चैलेंज करके आप खत्म भी करवा सकते हैं. If the objection is valid, the court will declare it valid. Void. को कोर्ट कहेगा हाँ सही कह रहे हो, ये कानून साजी इनका हक ही नहीं है, ये पार्लियामेंट से होनी चाहिए. फायदे क्या हैं, टाइम, पार्लियामेंट का टाइम बन जाता है. वो बाद में पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है, फिर वो एक्ट बन जाएगा. अगर तो जरूरत हुआ तो भाई ये एक्ट होते ही नहीं है, कुछ और मामला होते तो गोली मार रहे हैं. मैं बताना शुरू कर दूं. अब आपके कानून के अंदर ना ये जो कंपनी एक्ट पड़ा है ना अभी यहाँ पे, उसमें जगह जगह पे लिख रखा है कि एज में बी स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी. ये बनाया एससीसीपी ने, आगे एससीसीपी ने मजीद कोई और भी काम करना होगा ना, एससीसीपी ने वो पावर भी अपने पास ही ले ली है. बाद में अप्रूव तो पार्लियामेंट से हुआ होगा, ये है तो एक्ट ही ना, बनाया इन्होंने, अप्रूव पार्लियामेंट से करवा लिया, बड़ी सारी पावर अपने पास रख ली इसको कल चेंज करने के लिए. तो ये बड़े सारे और से होते हैं, गोली मारे इस बात. अच्छा बेटा, इसका फायदे क्या होंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइम बच जाएगा, जो पार्लियामेंट है उसका टाइम बच जाएगा, ताकि एक दूसरे को गालियां निकाल सके. और एक्सपर्ट ओपिनियन, अच्छा इसमें क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं होते, वो जैसे अगर तालीम से रिलेटेड कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग एक्सपर्ट नहीं है शायद, है, या कंपनी से रिलेटेड तो एससीसीपी वाले एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट नहीं, तो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है इसके अंदर, क्योंकि रेलिवेंट लोगों को आप ट्रांसफर करते हो तो एक्सपर्ट लोग होते हैं. और फ्लेक्सिबल, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून चेंज नहीं हो सकता, इनका बनाया हुआ कानून क्या हो सकता है, वो चैलेंज भी हो सकता है. नुकसान क्या है,
कहता है कि द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो ये है कि जिन लोगों को डेमोक्रेटिकली लोगों ने इलेक्ट किया था कि आप जाओ हमारे लिए कानून साजी करो, उनकी बजाय कुछ और लोग कर रहे हैं। कुछ और लोगों तो हमें जवाब दे नहीं, जब हमें जवाब देनी वो अपनी मर्जी के कानून बनाएंगे, उनको पता कि हमें कौन पूछेगा, तो शायद वो कानून ज्यादा रिजिड बनाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून वही बनाए जिनको हमने इलेक्ट किया है। एक क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो, जाहिर बात है, वो पार्लियामेंट है जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो हमारे लिए हमारा सोचेंगे, बाकी लोग क्यों सोचेंगे? जैसे निगरान हुकूमत उसको क्यों सोचेगी आपका, उसमें कौन सा आपसे आगे वोट लेने हैं? ये जो कानून बनाएंगे ना, है कल आप इनको पकड़ेंगे, है ये तो आपके सामने आएंगे, दोबारा वोट लेंगे आपसे। और बिकॉज लेजिस्लेशन कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज, और इतनी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैं, इतने कानून बने हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ सच मेकिंग लॉ मेकिंग बिकम्स अनमैनेजेबल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कीप अप टू डेट। हर वक्त कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं वो, और अपने आप को हर वक्त अपडेट रखना कि अब कौन सा कानून बन गया, ये बहुत मुश्किल होता है। ये भी एक दिक्कत है, डिसएडवांटेज है। लो बेटा, बाकी आपके साथ लिंक शेयर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। अभी आधा घंटा है, स्कूल से मैं उसको कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो क्या करेगा, अभी आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं, स्कूल से पहले खाओ, फिर हम सी लॉ शुरू करेंगे। सी लॉ भी यहीं से शुरू करेंगे जो हमारे एरिया रह गए। उसके बाद अगर कुछ बचा तो उसको क्या करेंगे, आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा रिवीजन। तो हो जा, मैं करना तब हो जा, जैसे सूफी को कर देते हैं, मुझे मैसेज कर दो, मैं कर दूंगा उसको। ठीक हो गया? तो कोई मसला तो नहीं? तो सारे रिवीजन पढ़ी, बड़ी बेहतरीन रिवीजन है तीनों चैप्टर्स की। 3 चैप्टर रह गए ना हमारे, तो उसको बस जाइएगा। कल आपने क्या करना, बजाय यहाँ तक आए हैं, यूट्यूब के ऊपर लिंक शेयर हो जाएगा आपके पास, और आपने क्या करना, उसको लगा के स्पीड पे रख के सुन लेना उसको। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में सारा कवर हो जाएगा। वो जो आने जाने में सफर तो तय होना था वो वहीं पे इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिएगा, रिवीजन मतलब रिवीजन होती है, एक दफा सारे पॉइंट दोबारा दिमाग में आ जाए। मैं कहता हूँ टाइम मजीद उस पर लगाएं। ठीक हो गया? चलिए इंशाल्लाह। ऑनलाइन वाले बच्चों, बाकी जो रिवीजन है ना, वो आपको अभी गूगल का लिंक आ जाएगा उसका, जो रिवीजन का इन 3 चैप्टर्स की रिवीजन का गूगल का लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर भी और रेगुलर क्लासेस में भी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अभी सी लॉ की क्लास 1 बजे होगी, 1 से जब भी चलेगी। पहले हम चैप्टर नंबर 11 12 करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन का देखेंगे। अगर वो कह रही तो वो 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, 8 9 10। तो कोशिश करेंगे सी लॉ और 8 रिवाइज कर लेंगे। हाँ, तो उसमें चलें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू।